नमस्कार। आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं नवनीत सिंह राठौर। हम अभी यहाँ पर उपस्थित जो हैं वो 2019 लोक सेवा आयोग में चयनित अधिकारी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से उस मुकाम को हासिल किया है जिसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के युवा सपना देखते हैं। उसके लिए हम सभी इनको बधाई देते हैं। दिल्ली आईएएस एकेडमी युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए संस्था स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। दिल्ली आईएएस एकेडमी की जो स्थापना है वो हमारे भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म तिथि था 12 जनवरी, उस दिन हमने इस संस्था का नींव डाला था और उद्देश्य हमारा यही था कि युवा दिवस के अवसर पे हम इस संस्था का जिस तरह से हम प्रारंभ कर रहे हैं, यह संस्था सिर्फ युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए यह संस्था कार्य करेगी और जैसे कि अभी कर रही है। अनेकों हजारों स्टूडेंट को अभी तक हमने अलग अलग प्रशासनिक सेवा में चयन होने के लिए प्रयास किए हैं, उनके लिए उनको तैयारी कराए हैं, उनको हमने प्रशिक्षित किया है और जो कुछ कारण से कुछ नंबर से चूक गए हैं वो भी जो यहाँ के कोर्सेज हैं 6 महीने साल भर के जो बच्चों ने किए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ जाता है, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी ये काम आता है। तो इसको हम एक बोल सकते हैं कि दिल्ली आईएएस एकेडमी इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। जीवन जीने की कला तो सिखाती है, साथ में जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको उस प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए किस तरह से सामंजस्य वो बैठाएं जीवन में और अपने अधिकारियों के समक्ष वो ही बताती हैं। तो इस कड़ी में हमारे दिल्ली आईएएस संस्थान के प्रमुख श्री सौरभ चतुर्वेदी जी, जो बच्चों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि वो इस परीक्षाओं पे अपना सर्वाधिक अंक हासिल कर सकें, और उसके साथ अधीनस्थ पूरे कर्मचारियों की टीम है जो दिन रात बच्चों के लिए उनके जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। तो हम आगे हमारे जो आगंतुक हैं, अभी हमारे साथ जो सामने बैठे हुए हैं, हमारे 7 अधिकारी हैं जो अभी 2019 में जिनका चयन हुआ है और हम उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हिमांशु वर्मा जी। हिमांशु वर्मा जी, आपका स्वागत है दिल्ली आईएएस परिसर में। और आपने जिस तरह से अपना मेहनत करके आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए पूरा दिल्ली आईएएस परिवार आपको बधाई देता है। हिमांशु वर्मा जी बिलासपुर से हैं और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये मेंस लॉन्ग टर्म कोर्स शायद आपने किया था और अभी इन्होंने जनपद सीओ के रूप से जनपद सीओ के पद पर इनका चयन हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं हिमांशु वर्मा जी से। हिमांशु वर्मा जी, आप थोड़ा सा बताएं हमें कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे दिल्ली आईएएस में आपने क्या क्या चीज़ों को सीखा और इन चीज़ों पे इसका जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया, ये आपके जनपद सीओ में किस तरह से आपको लाभ देने वाला है। सबसे पहली बात तो मैंने तैयारी 2019 जुलाई में चालू की थी। तो मैंने 2-3 कोचिंग्स की वो लिए थे, डेमो लिए थे, पर मुझे सौरभ सर का जो क्लास मतलब दिल्ली आईएएस जो था वो सबसे अच्छा लगा था और मैंने 4 जुलाई 2019 में अपना एडमिशन लिया था दिल्ली आईएएस एकेडमी में और मैंने मेंस इवनिंग की बैच में ज्वाइन किया था। तो तैयारी ऐसी थी सर कि जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं था और बस भरोसा था कि दिल्ली आईएएस एकेडमी इतनी अच्छी एकेडमी है और मतलब ऐसा था कि सर के अगर मैं बताए रास्ते पर चला तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ऐसा तो मुझे लगता था।
और सर का सबसे अच्छा चीज़ ये था, मतलब क्लासेस की अच्छी चीज़ें ये थी कि जो भी सर थे वो अपने सब्जेक्ट में अच्छे थे। जैसे दीप सर की क्लासेस जो थी वो उनके नोट्स इतने अच्छे होते थे कि उनसे आप बुक लिख सकते हैं। सौरभ सर की क्लासेस ऐसी होती थी कि वो जो बताते हैं वो आप बस सुनते जाए, ऐसा लगता था। आप लिखने बैठते तो कुछ याद नहीं रहता था। और सौरभ सर का जो मतलब पढ़ाया हुआ था, जो मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस उन्हीं का डेवलप किया हुआ है, और जो मेंस आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा काम आती है। आप जो पढ़ के गए वो याद नहीं आता, सौरभ सर की आवाज़ गूंजती है वहाँ और वही लिखाता है जो मेंस आंसर में जो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं मतलब पूरा क्रेडिट बोलना चाहिए तो सौरभ सर को ही देना चाहूँगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो उन्हीं का डेवलप किया हुआ है। और इसके लिए मैं आप मतलब सभी टीचर्स को और सभी स्टाफ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपके कारण ही जो है आज मैं सेलेक्ट हो पाया और 28th रैंक आया पहले अटेम्प्ट में, बहुत अच्छा। तो हिमांशु वर्मा जी का देखिए, इन्होंने जुलाई 2019 में अपना पढ़ाई प्रारंभ किए और इन्होंने अपना जो जुलाई 2019 से ये जुलाई 2021 2 साल में इन्होंने अपनी सफलता हासिल कर ली है और जनपद सीओ के रूप में। क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि आपका सफ़र अब जनपद सीओ में ख़त्म हो जाएगा कि आप आगे और इससे आगे के ऊपर के पोस्ट में जाने के लिए सोचेंगे? ये सर ऐसा तो नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। अभी तो 2020 का भी मेंस मैंने दिया है और इसके बाद भी तब तक देता रहूँगा जब तक मेरे टॉप 5 या टॉप 10 में नाम ना आ जाए, तब तक मैं देता रहूँगा मेंस और आगे की तैयारी करता रहूँगा। यही स्पिरिट है बच्चों में जो बनाए रखती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, आप एक प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा है कि आप अगर फिर से आगे किसी पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे तो क्या उसमें आप जिस वर्तमान जनपद सीओ के पोस्ट में हैं, ये तो गांव के डेवलपमेंट के लिए रहता है, तो क्या हम ये माने कि आप जिस पोस्ट में रहेंगे उसके लिए भी बराबर न्याय कर पाएंगे? ये सर बिल्कुल न्याय करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा ऐसा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ डेवलपमेंट मेरे हाथ में जितना है मैं उतना डेवलप करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और जो बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा थोड़ा बहुत केस था पहले कि थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था तो मैं कुछ आगे नहीं कर पाया। और मतलब मेरा शौक़ था कि मैं दिल्ली जाऊँ, लेकिन ये स्थिति में नहीं थे मेरे घर वाले। तो इस तरीके से अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल काम करूँगा। और दूसरा सर, मेडिकल सेक्टर में एकदम हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा। मैं जहाँ भी रहूँ हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा रखूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी सोच को हम नमन करते हैं। इसी सोच के साथ हमारे यहाँ के संस्थान के विद्यार्थी जो चयनित होते हैं उनको हम बोलेंगे कि इसी सोच के साथ आप सेवा करें। हर जगह आप अपने परिवार को गौरवान्वित करते हैं अपने काम से, और जब परिवार गौरवान्वित होता है तो वो समाज गौरव के लिए अधिकारी होता है, उस समाज को भी गौरव मिलता है। और जब समाज को गौरव मिलता है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसकी आंतरिक जो सुकून होता है उसको वो प्राप्त करता है। हम इसी कड़ी में अब आगे हम चलते हैं विशाल गर्ग जी के पास। विशाल गर्ग जी, आपको बधाई, आप ज़िले के उप कप्तान बनने वाले हैं। और ज़िले के उप कप्तान का मतलब यही हो गया, जैसे आप जानते हैं कि शांति बहाल की व्यवस्था और अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए विशाल गर्ग जी का चयन हुआ है। ये अंबिकापुर से हैं और मेंस लॉन्ग टर्म पे दिल्ली IAS एकेडमी इन्होंने ज्वाइन की थी और PSC में 17वें रैंक में आकर इन्होंने प्रदेश में अपने परिवार का, अपना और दिल्ली IAS का नाम चिन्हांकित किया है। इसके लिए मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम अब आगे चलते हैं। हमारे उप पुलिस प्रशासन में उप कप्तान मिस्टर विशाल गर्ग जी। विशाल गर्ग जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। जी सर, ग्रेजुएशन के बाद सर 3 जुलाई 2018 को मैंने DIA में एडमिशन लिया था। तो मुझे ये लगा कि शायद यह मेरा सबसे अच्छा डिसीजन है 1 हफ्ते के क्लास के बाद ही, और अब यकीन भी हो गया कि हाँ तो जो भी है, उस समय में कुछ नहीं था, आज एक वेल रेप्यूटेड पोस्ट मुझे मिली है और इसका पूरा क्रेडिट सौरभ सर, दीप सर और पूरी DIA टीम को जाता है। तो विशाल सर,
क्रेडिट तो ठीक है दिल्ली IAS एकेडमी को दे रहे हैं आप और सभी को दे रहे हैं, वो देना भी चाहिए क्योंकि गुरु ही तो मार्गदर्शक है और गुरु ही उस शिक्षा को दिया है जिस शिक्षा के बल पे गए हैं। लेकिन इसमें जो प्रमुख चीज़ है वो है आपकी मेहनत, आपका लगन। आपने उस मेहनत और उस लगन से उस ज्ञान को अर्जित करते हुए अक्षरशः उस बताए हुए नियम को और उस रास्ते पे आपने चला जिसको आपने संस्थान को अपना माना था और गुरु को माना था। आपको कहीं ऐसा लगा कि जब आप आए तो 500 लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस 500 लोगों में मैं एक उस भीड़ का हिस्सा हूँ, तो इन 500 लोगों में ऐसा हूँ, तो प्रदेश में तो और भी ज़्यादा लोग हैं, तो कभी आपको ऐसी निराशा हुई कि मैं हो सकता है इतने लोग हैं आजू बाजू में तो मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं, कि कितनी कठिनाई है, कैसे पढ़ूँगा? नहीं सर, थॉट्स इस टाइप के आते थे दिमाग में कि कंपटीशन टफ है, ये है। लेकिन जैसा कि सौरभ सर हैं या फिर DIA में बाकी टीचर से भी मेरी बात होती थी, हर कोई, मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि कोई भी सिचुएशन हो आप पॉजिटिव रहो, अपना 100% दो और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, जो भी होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, बस ये होना चाहिए कि जब फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है तो मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो उस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। तो सर बस यही था कि अपना 100% दूँ और पॉजिटिव अप्रोच रखूँ। जी सर। आपसे एक चीज़ पूछना चाहते, कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो कोर्स आपने ज्वाइन किया था, जी सर, उसके बाद कोई यादगार चीज़, यादगार पल जो आपके दिमाग में छप चुकी हो जिसको आप हम लोग को बताना चाहें? DIA में एडमिशन लेने के बाद सर कोई ऐसा इंसिडेंट, कुछ मजाकिया हो या जो आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरे साथ ऐसा, या कुछ, या इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ में आपसे पूछे गए टीम के द्वारा, तो ऐसा कुछ जो आपको एक हमेशा याद रहे, ऐसा कोई पल हो तो शेयर करें ज़रूर। CGPSC में सर तैयारी करने के बाद मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट रहा था और जिस टाइम मैं फुल कॉन्फिडेंस में था, वो था जब मैं मॉक दे रहा था सौरभ सर के सामने। तो मेरा मॉक इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जब सौरभ सर रिव्यू दे रहे थे मुझे, तो उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो उस टाइम जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, तो वहाँ बस मेरे को एक लगा था कि जब सर बोल दिए हैं तो फिर कहीं ना कहीं हो जाएगा, काम बन जाएगा करके। और ऐसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर मेरा दीप सर के साथ भी रहा। उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया हर एरिया में। जब भी मैं, मतलब ऐसा था सर कि थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिविटी हैवी होती थी मुझ पर, तो मैं हमेशा बस उनको ही कॉल कर लेता था और बोलता था सर कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो वो हमेशा सॉल्यूशन बताया और मुझे रिलैक्स किया। तो सौरभ सर के साथ और दीप सर के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो मैं, मतलब आजीवन मुझे याद रहेगा सर कि हाँ, मेरे कोई ऐसे 2 गुरुजन थे जिन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया। तो देखिए मित्रों, यही जो सफलता के शिखर को प्राप्त कर चुके हैं, इनकी कहानी ही आपकी और हमारी और जिन लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी जो कही गई बातें हैं, यही कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा है। और इनसे ही ये जो अक्षरशः बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, यही सफलता की कुंजी है, क्योंकि इन्होंने उसी तरह से ही सफलता हासिल की है जो ये बता रहे हैं। इस क्रम पे हम आगे चलते हैं खुशबू श्रीवास जी के पास। आपका स्वागत है मैम। आप रतनपुर से हैं? महामाया जी के दरबार से। आपने सहकारिता विकास अधिकारी का पोस्ट हासिल किया है छत्तीसगढ़ में 120 रैंक के साथ। तो आपने प्री और मेंस करने के बाद शायद दिल्ली IAS में आपने इंटरव्यू की क्लास अटेंड करके इंटरव्यू करने आई थी आप। तो आपको कुछ तो मतलब अनुभूति हुई होगी मॉक ड्रिल इंटरव्यू में, और जिससे आप एनर्जी जैसे जो भी बूस्टअप हुआ और लगा आपको कि हाँ कुछ हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें।
ये मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। पिछले बार थोड़े से नंबर से चुकी थी और मैं जब स्टार्टिंग 2015 से की अच्छा, थी। इंटरव्यू 4th अटेम्प्ट था? इंटरव्यू नहीं सर, मेंस 4th अटेम्प्ट अच्छा, था। इंटरव्यू 1st अटेम्प्ट अच्छा, था पहला। तो 1st अटेम्प्ट था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि इंटरव्यू के बारे में मेरे को कुछ नहीं नॉलेज था। तो मैं यहाँ आई, सौरभ सर से मिली और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सौरभ सर से मैंने इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन लिया, वरना बहुत टफ इंटरव्यू था जिसमें अभी बहुत सारे चर्चाएं हुई, उसमें भी मेरे को इंटरव्यू में बहुत मार्क्स मिले थे। और सर मैं जब इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो सर उसी टाइम पे मेरे को बोल दिए थे कि तुम सेलेक्टेड हो बोल के, जब मैं उनको इंटरव्यू, और वो जो वर्ड था उनका ना, वो आज भी मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया है कि सौरभ सर मेरे को बोल दिए थे कि खुशबू तुम सेलेक्टेड हो चुकी हो, बस तुमको जाना है नॉर्मल कन्वर्सेशन, बस तुमसे बस पूछा जाएगा, तुम बता के आ जाओ, बस तुम सेलेक्टेड हो बोल के। तो जितना भी जो सर का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस, और यहाँ जो 3 घंटे का रोज़ क्लास होता था इंटरव्यू के लिए, वहाँ से बाहर के क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं पूछे गए और वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। और बाकी तो मेंस वगैरह 4th अटेम्प्ट था तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, प्रेशर की बहुत ज़्यादा हो जाता है 4th अटेम्प्ट ये कि छोड़ दे अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया बोल के। बट मैं अपना धैर्य बना के रखी और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि और ऊपर पोस्ट के लिए तैयारी करूँ सर। बिल्कुल, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। साथ में मैं एक और जानना चाहूँगा कि ये 4th अटेम्प्ट था आपका, यस सर। 3 मेंस आपने लिखे थे, किए थे। 3 मेंस के बाद ये चौथा मेंस था। Yes, sir. मतलब प्री और मेंस निकालना तो आपके लिए बच्चों का खेल हो गया था। हाँ? यहाँ तक भी पहुँच पाना बहुत लोगों के लिए कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अगर मैं अभी मेंस लिखी हूँ तो अगले बार ज़रूरी नहीं है कि हम प्री निकाल लें, लेकिन आपका 4 बार प्री 4 बार मेंस निकलना यह भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से पुनः ऐसा बोलूँगा कि आप महिलाओं के लिए और जो लड़कियां हैं जो अपने लिए इस तरह का ख्वाब देखती हैं, उनके लिए आप निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनके? मेरा सर प्रशासन में आने का उद्देश्य ही यही था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क से किया हुआ है, तो मैं फील्ड वर्क पे जाती थी। जैसे जब कॉलेज वगैरह में जब मैं करती थी तो वहाँ पे मैं पहले से ही सोच ली थी कि मेरे को समाज सेवा तो करना ही है। मेरा ये एम ही था कि मैं कुछ अच्छा करूँ, चाहे जिसके लिए मैं समाज में जानी जाऊं और समाज में कुछ अच्छा कर सकूं। तो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया था अगर समाज सेवा करना है तो एक अधिकार और एक पावर आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मेरे को जब तक समझ में आया कि मुझे एक पावर चाहिए, तो फिर मुझे एक ही चीज़ याद आया, वो है PSC। तो फिर मैं यहाँ पे आई और लगातार इस चीज़ के लिए बनी रही कि जब तक एक पोस्ट नहीं लूँगी तब तक पीछे नहीं हटूँगी बोल के। और वही चीज़ है, एक भावना होती है ना सर कि आप जिस एम को लेके चलेंगे, समाज सेवा करना है मतलब कि करना है, वो भावना मेरे को प्रेरित करती थी अंदर से कि मेरे को एक लड़कियों के हायर एजुकेशन के ऊपर काम करना है। तो वही सोच के मैं चलती थी और ये इस चीज़ को मानती थी कि मुझे कल अपने साथ पीछे जो मेरी बहनें हैं उनको मोटिवेट करना है। अगर मैं यहाँ पे हार जाऊँगी तो वो उनको क्या संदेश दूंगी मैं कि दीदी तो छोड़ दी थी तो क्या मिलेगा बोल के। तो उनके लिए मैं पढ़ती थी कि नहीं, एक अटेम्प्ट और दे देती हूँ, शायद मेरे से कुछ लड़कियाँ मोटिवेट हो जाए बोल के। सर देखिए, सफलता जब तक ना मिले तब तक हमें हारना नहीं है, तब तक जूझना है। अपनी कमी किसी और से पूछने के बजाय अपनी कमी तो हमको खुद पता चल जाए, इस तरह से आप सफलता के लिए जी जान से लड़ते हैं, उस तरह से आप तैयारी करते हैं। आगे मैं बोलना चाहूँगा सानिया रिजवी बिलासपुर से, मेंस लॉन्ग टर्म इन्होंने किया था और महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। 399 नंबर के रैंक में ये आई थी। सानिया जी, मैंने आपका दैनिक भास्कर में मैंने न्यूज़ देखा था, उसमें आपने कुछ चीज़ों को बताया था, तो उसमें इनका मैंने संघर्ष देखा है। इंजीनियरिंग भी आपने शायद किया है, तो इंजीनियरिंग और उससे पहले का संघर्ष ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। सानिया रिजवी जी आज जिस तरह से PSC चयन हुई हैं, इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ या जितना भी मैं खुशी व्यक्त करूँ वो शायद कम ही हो, क्योंकि इनकी मेहनत जो है वो बयां करने लायक तो नहीं है जितना मैंने पेपर में पढ़ा है। तो सानिया जी, पुनः मैं आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ, है ना। और
आप थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में। सर मैं सबसे पहले तो डेली आईएएस एकेडमी की पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। 2017 में मैंने एनआईटी रायपुर से बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कुछ कर सकती हूँ तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही ऐसी चीज़ है जहाँ मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखे थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर किसी की लाइफ में चेंज ला सकूँ तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा और उसके लिए मुझे एक अथॉरिटी चाहिए। तो 2019 में मैंने डेली आईएएस एकेडमी ज्वाइन की और इनिशियली मैं थोड़ा डरती थी जब मैं देखती थी इतने सारे बच्चे हैं। उसमें मुझे फर्स्ट बेंच में मेरे लिए सीट रिज़र्व रखवाई थी सौरभ सर ने। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि सौरभ सर ने मुझे कभी सिंपथाइज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे आम बच्चों की तरह ट्रीट किया और कहा कि बस बेटा पढ़ते जाओ, जैसे भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका मेथड है आप पढ़ते जाओ। और दीप सर को तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है कि सर फैक्ट्स जब याद करवाते थे तो मुझे दिमाग में रख के स्पेशली सर 3 से 4 बार चीज़ें रिपीट करते थे। तो इतना कोई नहीं कर सकता, शायद मतलब वो मुझे अपनी बहन जैसा कहते हैं। तो मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी। और जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया कि जब भी मैं आती थी तो देख लेते थे कि मैम आ रही हैं तो अलग से आके पूछ लेना कि उनको कोई इशू ना हो। तो बहुत बहुत थैंक यू सबको। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ाई की तो सबने इतना मोटिवेट किया। दीप सर, जब भी मैं कोई आंसर करती थी तो सबके सामने दीप सर मुझे मोटिवेट करते थे। मॉक में सौरभ सर ने बोल दिया था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है सानिया जो आपको रोक सकती है इस बार सिलेक्ट होने से, और आपने भी बोला था कि इस बार आप इतिहास रचेंगी। और ये सब चीज़ें लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया। जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए भी गई तो मेरा इंटरव्यू फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स था। कहीं मैं बहुत अच्छा बोल रही थी, कहीं मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैं पूरे टाइम स्माइल कर रही थी, कॉन्फिडेंट थी। तो शायद यही एक रीज़न है कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट डेली आईएएस एकेडमी को जाता है। और मेरा तरीका बहुत अलग है पढ़ने का। मैं मेरे जैसे जो भी बच्चे हैं या मेरे अलावा भी ये कहूँगी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। सानिया जी बहुत खूब, बहुत खूब। आप यकीनन उन सभी के लिए मिसाल हैं जो कभी कभी जो बाहर की जो दुनिया है उनसे प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उससे थक जाते हैं। उन सभी के लिए आप एक मिसाल हैं और इसीलिए मैंने भी बीच में कहा था कि आप इतिहास रचने वाली हैं और आपने सचमुच में इतिहास रचा है। आपने अपने परिवार को उस स्थान पे गौरव की अनुभूति कराई है जहाँ पर हर परिवार जाना चाहता है। आपने उस संस्थान को उस चोटी पे पहुँचाया है कि हम भी कह सकते हैं कि हाँ, ये है सानिया रिजवी। ये हमारे यहाँ छात्रा के रूप से आई थी और महिला बाल विकास अधिकारी के रूप से यहाँ से गई हैं। और कहीं न कहीं ईश्वर भी देखिए आपको पोस्ट जो मिला है वो महिला बाल विकास का मिला है। तो कहीं ना कहीं बच्चे और महिला से ही पूरा एक परिवार चलता है। उस महिला के बाल विकास के लिए आपको चयनित किया गया है। तो इस पोस्ट के बारे में बताएंगे आप, क्या मतलब इसमें किस तरह से सेवा का आपने सोचा है, कैसा आप चाहती हैं? सर छत्तीसगढ़ में बच्चों के साथ माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और मुझे तो स्पेशली बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पोस्ट अलॉट हुई है और बच्चों के लिए हेल्थ के लिए और एजुकेशन के, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँच पाए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके मतलब उसको अपने पैरों पे खड़े होने के लायक बनाती है। विमेन के लिए भी यही है कि जितना भी हो सके कि हर जो महिला है वो अपनी पढ़ाई कर सके ताकि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो सके, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं इस फील्ड में आके विमेन और चाइल्ड के लिए जितना हो सके हेल्थ और उनके एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सानिया रिजवी जी। थैंक यू। आप सचमुच में जैसा बोल रही हैं वैसा ही आपको ईश्वर शक्ति दे इन सब चीज़ों को डिलीवर करने में और समाज को आप एक अच्छी जगह लेके जाएं, इसी कामना के साथ आपको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। अब हम आते हैं प्रीतेश सिंह जी राजपूत के पास। मुंगेली से आप हैं। आपने इंटरव्यू की क्लास की थी, इंटरव्यू अटेंड किया था मॉक ड्रिल पे और
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आपने खाद्य अधिकारी का पोस्ट प्राप्त किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रीतेश सर थोड़ा मुझे अपनी तैयारी के बारे में बताएंगे और साथ में क्या क्या अड़चनें आपको आई जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार करते हुए इस पोस्ट को अचीव किया। सर मैं 2018 में ग्रेजुएशन पास किया और 19 का PSC दिया हूँ जो मेरा पहला था, तो उसमें ही पहला में ही सिलेक्शन हो गया है। वाह। तो अभी जो जैसे कि सभी के लिए संकट ही था, जो कोरोना आया था तो बीच में मेरे लिए भी था, तो उसमें जैसे माइंड मतलब लगता नहीं था, पढ़ने में ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते थे, तो उसमें मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। उसमें अपने आप को मोटिवेट रखा कि पढ़ना ही है क्योंकि मेंस होने वाला है करके, तो उसमें मैं पढ़ता ही गया। उसके बाद मेरे सफलता मिल गया। अच्छा, मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में आपने प्री और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू कर लिया। जी सर। कहीं ना कहीं इसमें आप मानते हैं कि भाग्य भी आपके बहुत साथ दिया? सर मैं भाग्य तो ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। जी। मैं जो मेरे हाथ में है तो मैं अपना मेहनत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पर बच्चे अपने इनका दृढ़ विश्वास, इनकी जो पोटेंशियल है, आत्मनिर्भर जो हैं, जिस तरह से ये अपने टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज़ों से किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। पाना है मतलब पाना है, क्लियर एक टारगेट जो है वो फोकस है। तो ये हम सभी में किसी भी फील्ड में रहें, चाहे व्यवसाय में रहें, चाहे नौकरी में रहें, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत रहें, हमारा एक जो फोकस है, हमने अगर टारगेट हमने फिक्स कर लिया है तो उस लक्ष्य के प्रति हमको फिर दूसरा चीज़ कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप दूसरा चीज़ किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मतलब आप उस लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर पाएंगे। आगे हम इसी इंटरव्यू के इस पे आगे हम चलते हैं। हमारे फकीर चंद पटेल जी सारंगढ़ से हैं आप? जी सर। सारंगढ़ अब नया ज़िला बन चुका है। जी सर। उसके लिए आपको बधाई, अब नए ज़िले के आप निवासी हो गए हैं। जी। और फकीर चंद जी जनपद CO का पोस्ट हासिल किए हैं। 24 रैंक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 24वां स्थान इनको प्राप्त हुआ था। इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। आपने हमारे यहाँ से मेंस लॉन्ग टर्म का कोर्स आपने किया था। जी सर। तो फकीर चंद जी जनपद CO आप बन चुके हैं। जी सर। अब हमें इसके आगे आप बताइए कि जो भी आप ये जनपद CO का पोस्ट आपने हासिल किया है, इसके लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ा, क्या क्या आप चीज़ों का ध्यान रखे, कैसे आपने अपना संतुलन बनाया शिक्षा और ये कोरोना काल के बीच में? सर मेरा 2015 में ग्रेजुएशन हुआ था। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं 2 साल अपने इंजीनियरिंग ही करना चाहता था। 2 साल में गेट का तैयारी किया पर उसमें उतना बेहतर परिणाम नहीं आया, मतलब नंबर अच्छे आए पर PSU नहीं मिला, तो फिर मैं उसमें नहीं गया, MTech नहीं किया मैंने। फिर घर में प्रॉब्लम था, मैं घर में तैयारी कर रहा था गेट का, तो घर से नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं सोचा कि अब जॉब कर ले जाए, तो फिर एक आवास मित्र का जॉब था जनपद पंचायत सारंगढ़ में ही, तो फिर वहाँ पर जॉब किया। तो वहाँ के जो CO सर थे श्री सिकेश तिवारी सर, वो DC थे लेकिन CO के रूप में काम कर रहे थे। तो फिर मैं उनसे मोटिवेट हुआ, उनको मैं देखा, वो भी मैकेनिकल के थे, वो भी GC से थे। मुझे लगा मुझे भी यही बनना है। सर से मैं बात किया, सर कर सकता हूँ क्या ऐसा? तो वो बोले कर, ये सब में टाइम वेस्ट मत कर सकता है। फिर 1 साल में जॉब किया। उस जॉब के दौरान कुछ सेविंग्स रखा और उस सेविंग के साथ फिर 1 साल जॉब के बाद मैंने मार्च में जॉब छोड़ दिया, मार्च 2018 में। फिर उस सेविंग के साथ मैं यहाँ आया बिलासपुर, और फिर उसमें ऐसा नहीं था कि मैं प्री और मेंस एक साथ कर सकूं। तो मैं सोचा, मेरे दोस्त से पूछा जो पहले सेलेक्टेड था, यहीं से पढ़ा था, वो बोला कि प्री नहीं कर सकता, उतना मैं नहीं कर सकता तो मेंस कर ले, सौरभ सर के पास कर ले। फिर मैं यहाँ आया, ज्वाइन कर लिया अप्रैल 2018 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। फिर यही तैयारी करते रहा। तैयारी के दौरान फिर 7 महीने के आसपास में मेरे सेविंग्स ख़त्म हो चुके थे। फिर अब ऐसा था, अब क्या किया जाए, लेकिन मैं हार नहीं माना कि मुझे अब बिलासपुर आ गया हूँ तो बिना कुछ ले नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने एक जगह पार्ट टाइम जॉब किया। फिर वही पार्ट टाइम जॉब किया, और जब एग्ज़ाम्स आते थे तो जॉब छोड़ देता था। और जो मेरे फ्रेंड्स थे
बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हेल्प किया, जो फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट करते थे। तो जिस टाइम जैसे कि प्री हुआ, प्री के बाद 1 महीना पार्ट टाइम जॉब करता था, फिर 3 महीने का मेंस करता था, फिर मेंस खत्म, उसके बाद फिर 4 महीना फिर पार्ट टाइम जॉब करता था। फिर ऐसे करके ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मेरा 222 रैंक आया था। फिर थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मैं बोला कि जब तक नहीं अब आ गया हूँ तो लेके जाऊँगा। फिर मैंने अपनी कमजोरियाँ देखी कि कहाँ पर मैं चूका था, फिर उस पर काम किया। और उसके बाद इस सेकेंड अटैम्प्ट में सेकेंड अटैम्प्ट के दौरान कोरोना के दौरान में हुआ कि मेरा पार्ट टाइम जॉब भी छूट गया था और मुझे तैयारी करना था। तो फिर उस दौरान भी बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे जिनको मेरे पर भरोसा था, उन्होंने फिर सपोर्ट किया। फिर मैं बिलासपुर में रुका लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि घर जाता था फिर से पढ़ाई डिस्टर्ब होता। फिर लॉकडाउन में भी मैं घर में यहीं बिलासपुर में था और तैयारी किया और सर 24 रैंक प्राप्त हुआ। मतलब खुशबू श्रीवास जी जैसे आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये मूल मंत्र है कि जब तक हम उस सफलता को हासिल नहीं करेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सभी से हम बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ सामने आ रही है कि लगन और लक्ष्य और आपकी कैपेसिटी तो आपने उसी दिन बना ली है जिस दिन आप यहाँ पर अपना माइंड को सेटअप किए कि मुझे ये चीज़ की तैयारी करनी है। उसी दिन आपने अपनी कैपेसिटी बना ली। लक्ष्य भी आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे इस लोक सेवा आयोग नाम के जिन्न को अपने मुट्ठी में कैद करना है। अब बच गया, लक्ष्य भी हो गया और आपने अपना कैपेसिटी भी तैयार कर लिया। बच गया वो है एक मार्ग दिखाने वाले शिक्षक की और उसके राह पर चलने वाले छात्र की, जिसमें आप लोगों ने, आपको ऐसा कभी लगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें कहीं और बाहर से भी कुछ ले लूँ, न्यूज़पेपर से ले लूँ, टीवी से ले लूँ, या कहीं से कुछ और ज्ञान अर्जित हो रहा है तो उसको ले लूँ? सर मेरे पहले प्रयास में लगा कि शायद मैं कम कर रहा हूँ, तो मैं ना थोड़ा भटकाव उस टाइम ज़्यादा हो गया कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, मैगजीन्स पढ़ लेता हूँ। उस सब के चक्कर में मेरा ऐसा हुआ कि मेरा 222 रैंक आया। फिर मेरे को पहले मेरे असफलता से मेरे को समझ में आ गया था कि मुझे क्या नहीं करना है। फिर इसके बाद फिर एक सही डायरेक्शन में तैयारी किया, उसके बाद मुझे सर सफलता मिली। वो सही डायरेक्शन आपको कहाँ से मिला? मतलब गुरु ने दिया कि आपका जब रैंक आया तब आपको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा, मेरा भटकाव हो गया था कि मतलब न्यूज़पेपर से भी देख लूँ, इधर से भी देख लूँ, उसके चक्कर में मेरा पढ़ाई कुछ समय मेरा व्यर्थ हुआ। तो ये चीज़ें आपको पता कैसे चली कि सर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ? सर डायरेक्शन सर सौरभ सर देते थे। सौरभ सर का जितना कंट्रीब्यूशन मेरे सपो में है, सफलता में, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे व्यक्तित्व में है। मतलब मैं पहले बहुत ज़्यादा निराशावादी टाइप का था, लेकिन सौरभ सर के पास पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा परिवर्तन मेरे व्यक्तित्व में है। मतलब मेरा सोचने का तरीका है बदल गया। मतलब मल्टी डायमेंशन सोचना, जैसे हिमांशु भाई ने कहा, वैसे ही मल्टी डायमेंशन सोचना, किसी भी चीज़ के पर एक अपना खुद थॉट क्रिएट करना, हमेशा पॉजिटिव रहना, जैसा जो सोच था वो सौरभ सर से मिला। उसके बाद ही मैं पहले सफलता के बाद सफल हो पाया। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था सौरभ सर था। वो मतलब वो आइडल थे कि मुझे भी वैसी एक पर्सनालिटी बनना है। तो ये भी एक बहुत सुखद होगा ना फकीर चंद जी कि आपने जनपद पंचायत में कार्य चालू किया और आप जनपद पंचायत सीओ बन के आप अपना ज्वाइनिंग करने वाले हैं। जिनको मैं देख के, मतलब जनपद पंचायत सीओ जिनको मैं देख के तैयारी शुरू किया था और अंततः वही बना। उनको भी मैं जैसे ही हुआ सेलेक्ट, सबसे पहले उनको मैं मैसेज किया कि वो व्यस्त रहते हैं कि सर मैं आपको देख के शुरू किया था सीओ के रूप में और मैं सीओ बन गया। और मुझे खुश भी है क्योंकि सर मैं पंचायत में मैं काम करना चाहता था, तो मुझे मतलब दुख नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि पंचायत ऐसा काम है जहाँ आप और बेहतर करने की ज़रूरत है और मुझे वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फकीर चंद पटेल जी। मित्रों, हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें क्षण के ऐसी जानकारियाँ मिल रही है कि उस जानकारियों को अगर आप अपने व्यक्तित्व में और अपने दिनचर्या में ढाल लें तो कहीं ना कहीं आज मेरे सामने 7 अधिकारी बैठे हैं, 8वें आप भी हो सकते हैं। और आप
इनको अपना मुख्य प्रेरणा बनाएं, इनकी बातों का अनुसरण करें जैसा ये बता रहे हैं, क्योंकि सफलता इनकी ज़ुबानी ही हम सुन रहे हैं और सफलता जिनकी ज़ुबानी से सुन रहे हैं वो इसी तरह से ही हासिल किए हैं। तो ये आपसी चर्चा का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप इनको सुने और ये किस तरह से उस सफलता को हासिल किए हैं उसको सुन के आप उससे प्रेरित हों और उस तरह से ही आप अपने दिनचर्या में इन चीज़ों को ढालें। आगे हम आते हैं अश्वनी गावड़े जी, कांकेर से हैं आप। तो कांकेर से हैं अश्वनी गावड़े जी, इन्होंने इंटरव्यू क्लास अटेंड किया था, इंटरव्यू मॉक ड्रिल आपने यहाँ पे दिल्ली IAS अकेडमी में दिया था और अभी सहायक अधीक्षक भू अभिलेख में आपका पोस्टिंग हुआ है। तो हम उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, थोड़ा बताएं अश्वनी जी। सर मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है। इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे लगा कि जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेहनत किया था तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग में गया तो वैकेंसी की कमी है और जो चाहिए मुझे वो सब नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक ऑप्शन के रूप में PSC को देखा। मेरे दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे थे तो उन्हीं को देखकर मैं भी तैयारी प्रारंभ किया। 3rd ईयर में था तो और मैथ्स भी उस टाइम में था, 8 होता था नंबर, तो मैं फाइनल ईयर में ही था तो प्री भी निकाल लिया और आगे मैं तैयारी करना चाहता था फाइनल ईयर के बाद, लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी एक्सपायर हो गए तो फाइनेंशियल दिक्कत थी तो आगे तैयारी नहीं कर पा रहा था और भाई भी मेरा फाइनल ईयर में था, माताजी थी और तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो 1 साल मैं घर में था 2016 में, तो आगे तैयारी नहीं कर पा रहा था। फिर भाई का फाइनल कंप्लीट हुआ, फिर मैं तैयारी करना चाह रहा था लेकिन माँ एक्सपायर हो गई इसी बीच में। फिर मुझे बहुत सदमा लगा, क्या करूँ ऐसे टाइप से। फिर भी मैं नहीं टूटा। 2017 और 18 का घर में ही रहकर मैंने मेंस भी दिया और तैयारी करते रहा। इसी दौरान मैं मेरे टीचर थे इंजीनियरिंग के सर थे कोराम सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया। और 2017 के PSC में उनकी साली बनी थी कल्पना ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर बनी थी कांकेर की, मैं उनसे मिला, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया और आगे की तैयारी के लिए मुझे बिलासपुर भेजा। फिर यहाँ आके मैं तैयारी प्रारंभ किया, लगे रहा। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं सोचता था कि मैं परफेक्ट भले ही ना हूँ, लेकिन मैं अपने जो काम है उसके प्रति ईमानदार रहूँ, अपने सामने वाले के प्रति ईमानदार रहूँ तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं इसलिए लगा रहा और इसलिए भी मुझे ना बहुत सपोर्ट मिला। मेरे चाचा वगैरह थे उनसे तो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे जो आसपास थे मुझे देखकर ही, मेरे मेहनत को देखकर मुझे सपोर्ट किए। और यहाँ आया बिलासपुर में तो मुझे फ़कीर भैया, रितेश, खुशबू और रितु, निशा, चंदू ऐसे दोस्त मिले, दिव्या, इन्हीं के साथ में हमने ग्रुप बना के डिस्कस किया, क्लास किया, आंसर राइटिंग किया और तैयारी किया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं मेंटली इकोनॉमिक तौर से मतलब कमज़ोर था तो मुझे बहुत सोचता था कि यहाँ पर आया हूँ तो कैसे तैयारी करूँगा, पैसे की बहुत दिक्कत थी। अगर कोई देता है सामने वाला अपने से तो ठीक लगता है, लेकिन अब मैं खुद से मांगूँ तो बहुत बेकार लगता है। तो ये सब सोच के मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन इन सब में मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। और इसका सबसे एक बड़ा क्रेडिट मेरे दोस्तों को भी जाता है, जिनके बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। मैं इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। और बहुत अच्छी बात है। एक सफलता के लिए मित्रों का तो विशेष योगदान रहता ही है, क्योंकि मित्र ही ऐसे रहते हैं कि अच्छे मित्र आपको आगे लेके जाएंगे, बुरा संगत रहता है वो पीछे धकेल देता है। आपको आपकी यह खुशनसीबी है कि अच्छे मित्र आपको मिले और उनके साथ आपने ग्रुप स्टडी किया और ग्रुप स्टडी करके ये मुकाम हासिल किया। हालांकि जो आपने अपना बताया है कि मम्मी पापा आपके पढ़ाई के दौरान नहीं रहे, या बहुत ही मतलब इंसान को
तोड़ देता है, टूट जाता है इंसान जब उनके ऊपर से इस तरह का होता है। और उसके बाद भी आपने अपना हिम्मत को बनाए रखा और अपने लक्ष्य के प्रति आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। और इससे बुरी परिस्थिति और किसी की नहीं हो सकती है। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो अक्षम हो चुका है वो हिम्मत नहीं हार रहा है। मतलब आप यह तय कर लीजिए कि अगर आपने लक्ष्य हासिल करने के लिए ठान ली है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। किसी भी इससे बुरी परिस्थिति किसी की हो नहीं सकती है कि परिवार में साथ देने वाले जो हमारे आदर्श होते हैं, माता पिता, वो नहीं है। भाई जैसा बता रहे हैं, भाई की जवाबदारी इन्हीं के ऊपर में है। उसके बाद इन्होंने आज जो मुकाम हासिल किया है, आपको दिल्ली IAS एकेडमी नमन करता है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जिस दौर से गुजर के आपने ये हासिल किया है, मैं तो यही कहूँगा कि आप उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो थोड़ी सी चीज़ों में हार जाते हैं या अपने आप को मैं लायक नहीं हूँ ऐसे करके डिप्रेस हो जाते हैं। उन सभी को आप प्रेरित करते हैं। तो अश्वनी जी, आपको पुनः मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। मैं फिर से हिमांशु जी के पास आऊँगा। हिमांशु जी, बच्चों को जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो छात्र तो यही सपना लेके आते हैं कि मेरे लिए एक पोस्ट है। हम भी उनको बिल्कुल यही बोलते हैं कि आप आने वाले समय के DC हैं और DSP हैं, बशर्ते आप इन नियमों का पालन करें। लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, कैसे जाना है हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे रोड में भी लिखा रहता है कि यहाँ पे 20 किलोमीटर की स्पीड में जाना है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे अंधा मोड़ है। ये सब चीज़ों को बताया इसलिए जाता है कि आप अच्छे से अपनी यात्रा को पूरा कर लें और लक्ष्य में पहुँच जाएं। तो कुछ आप बच्चों को ऐसा कुछ बोल पाएंगे? बच्चे, क्योंकि आपको हज़ारों बच्चे इस वीडियो को बनने के बाद देखने वाले हैं, आप लोग उनके लिए माइलस्टोन हैं, आप लोग उन लोगों के लिए आदर्श हैं। तो कुछ बच्चों को आप ऐसा बताएं ताकि वो बच्चे आपके सूत्र को मूल मंत्र मान के अपनी सफलता के लिए अनुसरण करें। मैं इसमें 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा। पहला तो ऐसा है कि आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि आप मतलब हो पाएगा कि नहीं, ये दिमाग में लाना ही नहीं है। पहले तो तैयारी स्टार्ट करनी है और स्टार्ट करने के टाइम ये सोच लेना है कि मैं लेके रहूँगा और इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगली बार नहीं, मैं जब तक देता रहूँगा जब तक मेरे में हिम्मत है। तो ये तो पहला है। दूसरा ये है सर कि आप ज़्यादा लोगों से एक्सपीरियंस ना लें। मेरे हिसाब से अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो पहले तो खुद एक थॉट प्रोसेस बनाएं कि आपको क्या करना है, और एक आदमी या एक कोई टीचर या कोई एक आपके जो सीनियर है उनसे सिर्फ एक आदमी की आप सलाह लें, या तो टीचर है या तो सौरभ सर है। बाकी सभी के एक्सपीरियंस लेने से आपको क्या है, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, बहुत सारे तरीके मिलेंगे क्रैक करने, क्योंकि सबका अपना एक अलग तरीका होता है हर एग्ज़ाम देने का, हर चीज़ की तैयारी करने का। तो ज़्यादा लोगों से एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहिए। ये मेरे 2019 में सफल होने का यही एक मुझे लगता है कि रीज़न रहा है, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता था, बहुत लिमिटेड पढ़ता था। मैंने किसी भी सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स नहीं फॉलो की है, मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ा है और उन नोट्स को मैंने बनाया, मैंने दोबारा बनाया, 3 बार बनाया, 4 बार बनाया। तो ये जो आंसर राइटिंग और जो नोट्स बनाने का तरीका है, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो आप नोट्स बना कर ही पढ़ें। मेरा सबसे पहला सजेशन यही होता है। और उस नोट्स को, चाहे आपका वो 5वां नोट्स हो उस सब्जेक्ट का, चाहे 6वां नोट्स आपको बनाना चाहिए। आप जिस बार भी रिवीजन करें आपको नोट्स तैयार करना चाहिए। तो ये 2 बात तो एकदम ज़रूरी है आपको फॉलो करना। और तीसरी बात ये है सर कि आप अगर पहली बार मेंस दे रहे हैं तो आप एक बार अपने आप को टाइम दीजिए, अपने जो तरीका है उससे आंसर लिखिए और किसी दूसरे की मत सुनिए कि आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है कि ऐसे लिखना चाहिए वैसे। एक बार तो आप कम से कम अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो लिख के आए मेंस में। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आए, बट क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी है आंसर उसको अपने तरीके से लिख के आए और ट्राई करना चाहिए। एक बार तो देख के देखिए, क्या पता जो आप में है वही चाहता हो PSC। तो एक बार आप कम से कम अपने अनुसार आंसर लिखें। अगर नहीं सफल होते तो आप किसी से पूछिए, टीचर से पूछिए, पर पहली बार तो कम से कम आपको अपने अनुसार आंसर लिख के आना चाहिए। एक बार अपने आपको मौका जरूर देना चाहिए। तो हिमांशु जी, आपने अपना मेंस इस बार अपने हिसाब से लिखा था? यस सर, पूरा मैंने अपने हिसाब से ही लिखा था
था मैं, मतलब जो आंसर का तरीका था, जो मतलब जैसे आंसर लिखने के थे, और जैसे मैंने बताया ऐसे में मैंने लिखा था, पूरे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया था। मैं बाद में आके सोच रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। मैं इंटेंशनली कुछ नहीं किया था, सब अनइंटेंशनली हुआ था। लेकिन ऐसा था, मैं आके सोचता था कि मेरा तो इस बार मेंस क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ करके आ चुका हूँ। पर यही चीज़ मुझे आगे ले गई, तो ये करना चाहिए एक बार कम से कम। मतलब सफलता के लिए कोई नियम नहीं है कि इस नियम को मैं फॉलो करूंगा तो सफल बन जाऊंगा, इसको फॉलो नहीं किया तो नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो आपके अंदर का आत्मविश्वास ही है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। विशाल जी, हमारे उप कप्तान साहब, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको बोलते हुए कि हम अभी 1 फीट की दूरी में हैं। हो सकता है कि अंतिम वाक़या हो कि हम 1 फीट की दूरी में आगे मिल पाएँ या ना मिल पाएँ। तो विशाल जी, आप बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, कुछ बच्चों को ऐसे टिप्स दें कि वो आने वाले समय में फिर इस साथ की जगह में वो साथ यहाँ पे बैठें। वो साथ कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, जो देख रहे हैं वो भी हो सकते हैं। आगे वाले इस इंटरव्यू के बाद फिर एक और दूसरी कड़ी आएगी, उसमें भी कुछ लोग बैठेंगे। तो विशाल जी से हम पूछते हैं, कुछ टिप्स बताइए विशाल जी। जी सर, जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CGPSC की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे को लगता है कि उनके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, उनका लक्ष्य क्या है। और अगर वो लक्ष्य चाह रहे हैं, मैं CGPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि टफ़ एग्ज़ाम है, यहाँ कंपटीशन लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो ईमानदारी से बस आप तैयारी कीजिए और बस ये होना चाहिए कि हाँ मैं अपना एफ़र्ट 100% दे रहा हूँ। तो वहाँ बस आप नहीं, अगर आप खुद ही लापरवाही करेंगे तो फिर चीज़ें मुश्किल होते जाएंगी। और ये है कि DIA में मैंने एडमिशन लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सर लोगों की टीम पे या DIA की पूरी टीम पे भरोसा नहीं करूँगा तो फिर वो नहीं है। तो ये है ना कि किसी एक मेंटर को ही पकड़ के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उनके हिसाब से ही अगर तैयारी करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बुक भी वही है कि बुक आप एक बुक को 10 बार पढ़ोगे वो बहुत अच्छा है, ना कि आप एक सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ रहे हो। एक बुक को 10 बार पढ़िए तो उससे क्या होता है कि चीज़ें दिमाग से उतरती नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं सर जिसको मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया विशालकर जी ने मूल मंत्र दिया है कि एक विषय के लिए एक बुक ही पढ़ें, ऐसा नहीं कि 10 बुक से आप एक विषय को पढ़ें, उससे तो आप फिर एक ही विषय को कंप्लीट कर पाएंगे, बाकी विषय तो एज ए रेफरेंस सर जी अदर बुक्स यूज़ की जा सकती है, लेकिन आपका जो मतलब एक डिसाइडेड होना चाहिए कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे इस बुक को कम्प्लीटली ख़त्म करनी है, या फिर जो नोट्स हो, जैसा हिमांशु भाई बताया कि मतलब जो भी है एक आपका फिक्स होना चाहिए कि इसको मुझे बार बार पढ़ना है। रेफरेंस के लिए आप अदर बुक्स यूज कर सकते हैं और वो करनी पड़ती है, तो दूसरी बुक्स यूज करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए आपका, उसको बार बार आपको कंप्लीट करना है जी। तो वही है कि कोचिंग के जो नोट्स रहते थे सर के, सौरभ सर के, दीप सर के, उन पे पहले ये रहता था, हम काफ़ी कंफर्टेबल भी थे उन नोट्स के साथ क्योंकि खुद हमने लिखे हैं, तो काफ़ी मतलब पहचाना टाइप का भी लगता था नोट्स, तो पढ़ते थे उसी को पहले, उसके बाद फिर हमको लगता था कि ठीक है कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं तो फिर आप अदर बुक्स पे जा सकते हैं। खुशबू जी, 4 बार मेंस के बाद आप आई हैं तो यहाँ पर तो मैं यही बोल पाऊँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। कोई 1 बार में सेलेक्ट हुआ है, कोई 2 बार में सेलेक्ट हुआ है, कोई 4 बार में सेलेक्ट हुआ है। इसमें समानता एक ही चीज़ है कि जब तक वो चयन नहीं हो पाए हैं वो निरंतर अभ्यास किए हैं। 4 बार मेंस देने के बाद सेलेक्ट होने वाले से भी हम इससे पहले बात किए हैं कि उन्होंने क्या किया था, कैसा किया था। अभी फिर से हम उनसे मूल मंत्र ले रहे हैं। खुशबू जी, जो बच्चे आपको देखने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए ताकि वो आपको एक मेंटोर की तरह देखें और आपके बताए हुए मार्ग पे चलें। सबसे पहले कि अगर मैं चौथे बार में निकाली हूँ तो ज़रूरी है कुछ न कुछ तो कमी रही होगी इससे पहले की तैयारी में। तो सर अपने गलतियों को देखना है कि क्या हम गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को सुधारते हुए चलना है। और
मेरा ये था कि मेरा रिटर्न में शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने अपने रिटर्न पे लोगों से सीखना, जैसे कि हमारा ग्रुप था, एक की गलती दूसरे को सीखो, दूसरे की अच्छाई को अपने में ग्रहण करना है, मतलब आगे पीछे जो भी सीखने के लिए मिल रहा है बस चुपचाप उसको सीख लो। तो मेरा यही है कि सबको सीखते हुए चलना है, जो भी चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है उसको सीखना ही है, चाहे वो उनके व्यक्तित्व, चाहे वो जैसा भी हो, पढ़ाई के लिए जो भी हो उसके लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा सर, उसको अच्छाई को लेना ही पड़ेगा। और दूसरी सर नोट्स बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। PSC एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ, कोई एक पर्टिकुलर नहीं पता है कि यहाँ से एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मैं सब चीज़ का शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो ये मैं चाहती हूँ कि अगर स्टूडेंट को अगर इसको थोड़ा इजी वे पे लेना है तो अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएं। आप एक ही बुक में, अब सारे बुक्स की जो भी अच्छे चीज़ें हैं वो एक ही बुक में रख ले लिख के। मैं एक ही बुक, अगर कोई भी एक बुक उठाती थी तो बाकी बुक्स में मेरे को जो भी अच्छी चीज़ें मिलती थी मैं उसी एक बुक में वहाँ पे लिख लेती थी, ताकि मैं जब दोबारा पढ़ूँ तो उस एक बुक में मैं सारे बुक्स को कवर कर लूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सबको। और सबसे बड़ी चीज़, हार नहीं मानना है, चाहे जो भी हो, एक पोस्ट लो, चाहे आगे इसके बाद प्रेरित रहो, जितना भी है हार नहीं मानोगे, यही जीत का बोले जाए सबसे मूल मंत्र है कि हार ना मानोगे तभी जीत मिलेगा, और कोशिश करोगे तभी कुछ होगा। कोशिश करने से ही होता है जो भी होता है। बिल्कुल, कोशिश करने वाले की ही जीत होती है। सानिया रिजवी जी, बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द आप कहें, टिप्स दीजिए, ताकि आप जैसे चयन हुए हैं बच्चे भी आपको मार्गदर्शक के रूप से लें। मेरे लिए जो सबसे बड़ा मेरा फंडा था वो ये था कि हर दिन का मेरा टारगेट सेट होना चाहिए। मतलब एक टाइम टेबल मेरा ऐसा होता था दिमाग के, जैसे ही जिस भी एग्ज़ाम की डेट आई, तो जिस दिन डेट आई उस एग्ज़ाम तक का टाइम टेबल मेरे दिमाग में सेट होता था कि इस दिन तक मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। और हर दिन का तो होना ही चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल हो कि आज मुझे ये करना है और वो आपको करना है और ईमानदारी से करना है। आप क्लास में भी जब पढ़ रहे हो तो उस चीज़ को घर जाके रिवाइज़ करो। और कंसिस्टेंसी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, कई लोग होते हैं जैसे हम रोज़ 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे, जो भी आपका टाइम है, किसी किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ काम आ जाता है या कुछ भी इशू आ जाता है, पर आप उस दिन भी भले 2 घंटा पढ़ें लेकिन पढ़ें। कंसिस्टेंसी मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि बाकी मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि भले एक बुक पढ़ें लेकिन उसको 10 बार पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स पढ़ने पे हम अपना बहुत सारा समय उसमें व्यतीत कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। हम हर चीज़, मतलब एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वही रिवीजन सबसे अच्छी चीज़ है। आप जितने बार किसी एक बुक को पढ़ोगे आप हर बार उसमें कुछ नया सीखोगे। तो एक बुक को ही जितने बार आप पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो, रिवीजन करते रहो, और जो भी आपके जो गाइड आपको कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आप चलते रहिए, उन पे विश्वास करिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। और एट द एंड के गिव अप मत करिए, जैसे सब कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, गिव अप तो करना ही नहीं है। गिव अप उन सभी को नहीं करना है जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं। प्रीतेश सिंह राजपूत जी, आप कुछ बच्चों को मार्गदर्शन दें। सर, मैं जो पहले बार कर रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि पहले वही है कि प्री का जो सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे, कहाँ से पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से पूछ रहे हैं, उनको एक बार अच्छे से देख ले कि उनको दिमाग में रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यही मैं बोलूँगा। और टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने बताई, टाइम मैनेजमेंट है, टारगेट डिसाइड रहना चाहिए, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें रिवीजन के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो मैं यही 3 बोलूँगा, टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन, पुराने क्वेश्चन पेपर, यही बोलना चाहूँगा। जी, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, सबसे मुख्य रूप से क्षण की दूसरी बात आई है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का सदुपयोग, समय का निर्धारण ही समय का सदुपयोग हो सकता है। फकीर चंद जी। सर, मेरे हिसाब से वही कि आप अपने काम के प्रति लॉयल रहिए, मतलब जितना ज़्यादा जो कंपटीशन है ना, अपने आप से कंपटीशन रखिए कि मैं रोज़ कितना बेहतर पढ़ पाता हूँ। जैसे मैम ने कहा कि आप टारगेट फिक्स कीजिए, मैं भी टारगेट फिक्स करता था, तो ऐसे आप टारगेट फिक्स कीजिए कि आज कितना पढ़ना है। हो सकता है कई बार होता है कि आप टारगेट फिक्स करते उतना नहीं हो पाता है, तो लेकिन उस दिन टारगेट को पूरा करने का प्रयास कीजिए, नहीं हो पाता फिर अगले दिन फिर टारगेट फिक्स कीजिए। एक शॉर्ट
टारगेट, एक लॉन्ग टर्म टारगेट, और टारगेट के अनुसार पढ़ते जाइए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रिवीजन, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप उतना अच्छा बेहतर कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद फकीर जी। अश्वनी सर, यस बच्चों के लिए कुछ टिप्स दीजिए, यस क्योंकि आप जिस परेशानियों से और जिस चीज़ों से आपने बुरे दौर को आपने बिताया है, बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जिनको उतनी परेशानी तो नहीं, लेकिन आपने जितनी परेशानियां एक साथ झेली है उन किसी न किसी के अंदर में वो परेशानियां रहती है, तो आप उनके लिए मुख्य आइडियल हो सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा बताएं। यस सर, तैयारी के लिए सिटी का एक स्टूडेंट होना ही ज़रूरी नहीं है। दूर दराज के जैसे सुकमा, दंतेवाड़ा, आपके इधर कोरिया साइड का कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर अपने मन में ठान लिया है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी मदद करने वाले कई मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ आया, हरीराम सर ने मुझे फुल सपोर्ट किया, मेरे पूरे खर्च उठाए, तो मैं ये तैयारी कर पाया। तो वही है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। भले ही आप परफेक्ट ना हो, लेकिन आप ईमानदार रहिए तो आप परफेक्ट ज़रूर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए आदर्श हो सकते हैं वो इन्हीं बीच में से ही सभी हैं। जितनी भी आपके पास परेशानियां हों, उन सभी के आंसर आपको मिल चुके हैं। ईमानदारी आपके कार्य में होना चाहिए, ईमानदारी आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए होना चाहिए, ईमानदारी आपके जिस चीज़ के लिए आप घर से निकले हैं उसमें होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा और आपका टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें मुख्य रूप से हैं बच्चों। और बाकी जो परेशानियां हैं, अगर आप उस परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो 1 साल 2 साल की पढ़ाई ही है। उस 1-2 साल में आप उन परेशानियों को भूल जाएं, सिनेरियो में जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि उस परेशानियों को दूर करने के लिए ही आप ये अथक परिश्रम की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे सभी चयनित अधिकारीगण आज अपना कीमती समय दिया है, वो उसमें जो भी चीज़ें आई हैं उनको मैं दिल्ली IAS एकेडमी की ओर से आप लोगों को यही कहूँगा कि इनकी जो बातें हैं ये सफलता का मूल मंत्र है, सफलता की कुंजी है। यह सफलता की कुंजी उनकी ज़बानी से है जिन्होंने इस सफलता को हासिल कर ली है। तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद कहूँगा। आपका उज्जवल भविष्य हो उसकी कामना दिल्ली IAS की ओर से मैं आपको दे रहा हूँ। आप सभी अपने क्षेत्र में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बने, समाज के लिए आप उस अंतिम व्यक्ति के लिए आप खड़े रहें जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, जिसको आपने पढ़ा है, और उसके बाद आप इस शासन प्रशासन और साथ में एक अच्छा समाज का निर्माण करें। यही उम्मीद हम आपसे करेंगे। और आप सभी को पुनः धन्यवाद, आप यहाँ आए और समय दिए। धन्यवाद। स्वागत कीजिए, ये सब चयनित लोग हैं। मेरे लिए इससे गौरव का क्षण नहीं हो सकता है कि वो जो कुछ दिन पहले वहां था वो यहाँ आ जाए, तो मेरे लिए भी गौरव की बात है कि वो विद्यार्थी से मित्र हो जाए। तो हमारे साथ अभी 5 लोग हैं, शायद 1-2 लोग और आए। ठीक है, कल आप विकास सर्वे से मिले थे जो डिप्टी कलेक्टर बने हैं। मैंने कहा कि एक हमारे बीच की एक बिटिया है, वो और डिप्टी कलेक्टर बनी है, शायद कल परसों आए। अभी हमारे पास विशाल है, एक आध चेयर और दे दो। हिमांशु आओ। अच्छा, बहुत ईमानदारी से बात करूं, यहां से सिर्फ चेहरे होते हैं, यहां आके मुझसे कई लोग नाराज होते हैं, तो वो नाराज मेरी वाइफ भी रहती है। मैं उसको क्या नाम है तुम्हारा सुनो, तो मेरा ना एक बचपन से फॉर्मूला है कि वही चीज, दुनिया में बहुत सारी चीजें याद करने को है,
तो याद वही रखो जो नेचुरली हो जाए, और उसके लिए आपको यही करना है जो इन्होंने किया। द मोमेंट दे गेट सिलेक्टेड, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, पूरी दुनिया इनका नाम रटने लगेगी, याद करने लगेगी। तो यदि आप अपना नाम लोगों को याद करवाना चाहते हैं, लोगों में मैं भी हूं, आप भी हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपका नाम पहचान में आए, आपका नाम पहचाना जाए। तो ये सब वही लोग हैं जिनमें से मैंने कहा कुछ नाम मुझे अभी पता चलेंगे, कुछ नामों को मैं जान रहा हूं, लेकिन ये सब सिलेक्टेड मेहनती लोग हैं, चेहरों से मैं सबको पहचानता हूं। तो विशाल हमारे साथ हैं, विशाल गर्ग 17 रैंक ये डीएसपी बने हैं। फिर हमारे पास फकीर चरण पटेल जी हैं, तो इनका 24 रैंक आया है, सीओ जनपद। हिमांशु हमारे साथ हैं 28, आई थिंक क्या पद मिला है, सीओ मिला है हिमांशु। खुशबू हमारे साथ हैं, ठीक है, 120 रैंक है इनका, और इनको मिला है सीओआई कोऑपरेटिव वाला। एक रैंक मैंने मिस कर दी, वेरी सॉरी, प्रीतेश सिंह, ठीक है, और मिस कर दी मतलब रैंकिंग में चल रहे हैं ना हम। देखो सिलेक्टेड हर व्यक्ति सम्माननीय है, इनमें से सारे फिर से तुम्हारे साथ परीक्षा देंगे, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम सोचो कंपटीशन क्या है। तो ये सारे लोग भी मेरी जानकारी में डिप्टी कलेक्टर के लिए अब या तो 20 में दिया होगा, एक आध किसी की इच्छा डीएसपी से पूरी हो जाती है, वरना सब देते हैं। तो आपको यदि सिलेक्ट होना है तो इनसे जीतना है, और इनको यदि सिलेक्ट होना है तो आपको हराना है। ये हेल्दी कंपटीशन है, पर आप सोचो कि बार कितना ऊंचा सेट है। तो 94 में हमारे पास प्रीतेश सिंह है, ठीक है, एफओ फूड ऑफिसर, वो पद मिला है। फिर हमारे पास अश्विनी है, एएस के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। तो अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको यदि कोई सवाल पूछना है ना, जो बचे हैं, तो चिट्ठी ले लो, यहां से भी एक एक व्यक्ति लगा दो, या माइक से अच्छा, ज्यादा अच्छा क्या है, स्लिप ले लो, नीचे भी दे दो और यहां भी दे दो। वो स्लिप मेरे पास आ जाएगी, मैं फिल्टर कर लूंगा और फिर इन लोगों से पूछ लूंगा, ये लोग जो जवाब देना चाहें वो, दैट विल बी इजियर। वरना क्या होता है कि एक का सवाल दूसरे की सजा हो जाता है, अरे यार ये फिर वही पूछ रहा है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे जो कॉमन इंटरेस्ट के सवाल हैं उसका जवाब देंगे, उसके बाद भी कुछ रह जाए तो इन लोगों से आग्रह करो कि आपसे कोने में मिल रहे हैं। तो पहले मैं चाहूंगा कि 2 मिनट 5 मिनट ये अपने बारे में आपको जरूर बताएं। तो विशाल, आई विल हैंड ओवर द माइक टू यू। चलो विशाल को माइक दो, इससे बनेगा या ये ज्यादा अच्छा है? चलो आओ सामने, आओ, बैठो बैठो बैठो, चलो आ जाओ। विशाल ऐसे आ जा सब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था, मैं वही चीज बोलता हूँ। मेरा नाम विशाल गर्ग है, मैं अंबिकापुर में रहता हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा CGPSC मैंने क्रैक किया, 17th रैंक आया है और डीएसपी के पद पर चयन प्राप्त किया हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सौरभ सर का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि मुझे किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और 3 जुलाई 2018 इस दिन मैंने DIA में एडमिशन लिया था। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक ही हफ्ते के अंदर मुझे एक चीज़ एहसास हुआ कि DIA में एडमिशन लेने के एक
हफ्ते के अंदर ही मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया था, शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय है कि मैं पहला ही कोचिंग जिसमें एडमिशन लिया वो DIA था और दूसरी कोचिंग में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो भी हूँ आज, जब एडमिशन लिया था तो कुछ नहीं था, आज 3 दिन के एक्सपीरियंस के आधार पर लगता है कि शायद कुछ हूँ। तो अगेन फिर से मैं सौरभ सर को और उनकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक एक करके प्रश्नों को लेंगे हम। पहले सारे लोग एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएं, उसके बाद बैठ के करेंगे। आओ विशाल। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम फकीर चंद्र पटेल है। मुझे CGPSC 2019 में 24वां रैंक प्राप्त हुआ है और जनपद पंचायत योग पर सेलेक्ट हुआ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मैं अपने पहले अटेम्प्ट में 222 रैंक आया था और सेकेंड में 24 रैंक आया। मैं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ। मतलब जब मैं अप्रैल 2018 में बिलासपुर आया था, जिस दिन मैं आया था उसके अगले दिन यहाँ ज्वाइन कर लिया था और मतलब कहीं नहीं गया था, ना मैं डेमो लिया था, ना कुछ नहीं। उसी दिन फीस पे किया और अगले दिन आ गया था और सर से मुझे उनके पास पढ़ने का मुझे मौका मिला। और मुझे भी वही हमेशा रहता था कि मैं 15 महीना पढ़ा हूँ लेकिन सर मुझे नहीं जानते। मतलब इंटरव्यू के दिन भी सर मेरे को पूछे कहाँ से पढ़े हो बोले, तो मेरे को लगा 15 महीना पढ़ा हूँ फिर भी सर नहीं जानते। लेकिन ये मेरे एक दिन सर बोले थे कि सबको पहचानना, अब इतने भीड़ में सबको पहचानना आसान नहीं है, लेकिन हमेशा से रहता था कि सर मुझे जाने, मतलब कम से कम नाम जाने। तो मैं मतलब इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि सर मुझे जानते हैं बाय नेम, कि कोई है मेरा स्टूडेंट फकीर चंद्र पटेल। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु वर्मा है और 2019 का जो प्री था वो मेरा पहला अटेम्प्ट था और उसमें ही सेलेक्ट हो गया था। और मुझे याद है कि मैं सबसे पहले अपनी कोचिंग के लिए 2-3 जगह गया था सर डेमो लेने के लिए। पर मैं 3 जुलाई 2019 को मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन की थी और उस टाइम फिलोसफी का सब्जेक्ट चल रहा था और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। फिलोसफी का सब्जेक्ट ऐसा लग रहा था मैं कहाँ आ गया, किस लाइन में आ गया मैं। पर सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया। और एक चीज़ है कि आप नोट्स जो बनते हैं उसको तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, पर सर के जैसा जो दिमाग खोल सकते हैं वैसे कोई टीचर मुझे नहीं मिले आज तक। जो मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो क्लास में सर बोले रहते हैं वही याद आता है, वही लिखाता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, कितना भी आप रट लीजिए, पर सर जो क्लास में बताए होते हैं वही आंसर में लिखाते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी जगह है मेरे हिसाब से। मेंस की कोचिंग करने के लिए आप लोग सबसे अच्छी जगह में बैठे हैं। और अगर आप लोगों को पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में जल्दी अगर आप लोगों को मतलब निकालना है तो आपको सर के बताए अनुसार ही चलना पड़ेगा और जो नोट सर बता रहे हैं वही आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सबको गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम प्रीतेश सिंह राजपूत है। मैं मुंगेली का हूँ और मेरा पहला ही अटेम्प्ट था 2019 वाला और 94 रैंक आया है। और मैं FO के पद पर चयनित हुआ हूँ। 35-40 क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू मेरे से पूछे थे, उससे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी वहीं से हो गया था। 3 दिन पढ़ाए थे और वहीं से पूरा क्वेश्चन हुआ था। और उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सानिया रिजवी है और आप सबको देख के मुझे अपने कोचिंग के दिन याद आ गए। हालांकि हमारे उस बिल्डिंग से रिलेटेड ज़्यादा मेमोरीज हैं। यहाँ सब इंटरव्यू के लिए आए थे और अभी मुझे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट अलॉट हुई है इस साल। मैं इसके लिए सौरभ सर और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, दीप सर, भूपेंद्र सर, सभी को बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस में। और इवन यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिंग रहा क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होता है और थोड़ा कोऑपरेशन, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा केस डिफरेंट है। बट मैं आप सब से यही बोलूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है।
कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप रोज़ कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आप रोज़ 8 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हैं, बट रोज़ पढ़िए, जितना भी पढ़िए पर रोज़ पढ़िए। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि फ़िलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मैं इस पेपर को तो कुछ भी नहीं लिख सकती बट जब मैंने सौरभ सर की क्लास अटेंड की, मैंने उनके वीडियोस, हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे इस साल, तो 5 से 6 बार मैंने वो वीडियोस देखे हैं मेंस के पहले, और आपको आज मैं ये बता रही हूँ कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स उस पेपर में हैं। तो आप सब बहुत सही जगह पे हैं, सर की गाइडेंस में रहिए। दीप सर, सौरभ सर सब आपको बिल्कुल सही तरह से गाइड करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप कितने भी नोट्स बना लीजिए, आप कितना भी आंसर राइटिंग कर लीजिए, जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सौरभ सर की जो बातें होती हैं आप वही लिखते हैं। क्योंकि सर ने ये बोला भी था कि मैं फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में आपको स्कॉलर तो नहीं बना सकता, लेकिन 150 शब्द लिखने लायक ज़रूर बना दूंगा, और ये सच है। तो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं चाहूँगी यहाँ से ज़्यादा ऑफिसर्स फिर से सिलेक्ट हो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अश्वनी कुमार गावड़े है और मैंने कॉलेज टाइम से, जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी से मैंने पीएससी की तैयारी प्रारंभ की थी। पीएससी मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके ऑप्शन के रूप में इसे देखा था। मेरे सीनियर थे वो तैयारी कर रहे थे तो इस ओर मेरा रुख हुआ और मैंने तैयारी प्रारंभ की। और फाइनल ईयर में था तो मैंने पीएससी दिया 2015 में, और उसी दौरान मैंने प्री भी क्लियर किया, जिससे मुझे और बल मिला कि मैं कर सकता हूँ। तो तैयारी प्रारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दौरान मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। और फिर 1 साल मैं घर में ही रहा। मेरे भाई फाइनल ईयर में था तो जिम्मेदारियां भी थी मेरी, तो 16 में भी दिया नहीं कर पाया मैं। फिर 17-18 का भाई का कंप्लीट हुआ पढ़ाई, तो 17-18 का मैं प्री घर से ही दिया, दोनों क्लियर हुआ। 17-18 का मेंस दिया, मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान माँ भी एक्सपायर हो गई मेरी 2018 में। तो फिर मैं बहुत टूट चुका था। फिर मैम जो सेलेक्ट हुई थी, डॉक्टर कल्पना ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर कांकेर में पदस्थ थी, उनसे मिलने गया। मैम से गाइड लिया कि क्या करूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मेंस का निकल नहीं रहा है, आगे का गाइड करें, कुछ मुझे बताएं कि मैं आगे बढ़ सकूं करके। तो मैम ने मुझे बिलासपुर भेजा। उसके बाद मैंने 2018 का भी निकालने के बाद मैं जनवरी 2019 में बिलासपुर आया और फिर अपना तैयारी कंटिन्यू किया। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम भी था बहुत सारा, लेकिन हरिराम सर के यहाँ मैं कंपटीशन एकेडमी में था, उन्होंने पूरी मदद की, मेरे पूरे खर्च उठाए इस दौरान। फिर तैयारी किया और आज 2019 में मैं ASLR के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ और आगे की मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा और उच्च पद को प्राप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम खुशबू श्रीवास है। 120 रैंक के साथ मैं अभी COI के पद पे हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए आई थी और जो सर का वर्ड था वो आज भी मेरे कान में गूंजता है कि खुशबू तुम सेलेक्टेड हो। तो मैं उसी दिन से ही अपने आप को सेलेक्टेड मानती थी क्योंकि सर ने बोल दिया था मेरे को, और मेरे को इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। सोनवानी सर का बोर्ड था, वो बहुत फेमस है कि नंबर नहीं देते हैं, तो मैं पहले से डर गई थी कि चेयरमैन का बोर्ड मिला है, बट सर का जो वर्ड था वो मेरे को याद था और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं अंदर घुसी थी। मैं सेलेक्टेड हूँ, बस जाके मुझसे बात करना है उनसे और मैं बस अपना परिचय दे के आऊँगी, जो पूछेंगे मैं जाऊँगी कॉन्फिडेंस के साथ थी। सर ने मेरा कॉन्फिडेंस देखा था और मेरे को बोला था कि तुम्हारा हर चीज़ अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज भी ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम जाओगी तो तुम्हारा हो जाएगा, और वही हुआ मेरे साथ। और वो सर जो मोटिवेट करते हैं ना, वो बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि जब सर बोल देते हैं तो लगता है कि यार हाँ हो गया ऐसा लगता है। वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था।
मैंने 2 साल मेंस और प्री घर में रह के पढ़ के दिया था, तो मेरा सिलेक्शन थोड़े से चूक जाती थी, नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, पार्ट टाइम जॉब की करती थी, हरिराम सर के यहाँ ही करती थी, फिर मेंस की भी तैयारी करती थी। उसके बाद 2018 का मेरा नहीं हुआ, थोड़े से नंबर लिए चुकी थी। उसके बाद 2019 में मैंने फिर से तैयारी किया और बहुत अच्छे से अपने रिटर्न, जो मेरी कमजोरी थी उस पर मैंने अपना काम किया और अपने कमजोरी को कमजोरी नहीं माना कि मेरे से जो सब्जेक्ट नहीं बनता था। पिछले बार मेरे फिलोसफी एंड 7 पेपर में थोड़े से चूक हो जाते थे, मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, मैंने उस पर अपना काम किया और हाँ, अपने स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग किया। मेरा ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा था, तो मैंने चाहा कि अगर मैं ऐसे अच्छे से लिखती हूँ तो इसमें स्कोर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ऐसे को अच्छे से किया और उस पर मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। तो अपने कमजोरी को कमजोर नहीं बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करना। और हाँ, पीएससी का फर्स्ट लाइन होता है पेशेंस, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि 4th अटेम्प्ट तक रुकना, वो भी लड़कियों के लिए बहुत नहीं के बराबर रहता है। 2 अटेम्प्ट में ही घर वाले खींच के ले जाएंगे तुमको। मतलब कि जो जीत होता है ना, उसका पहला ही शर्त होता है कि हार नहीं मानना है कभी, और वो जीत का जो रास्ता होता है ना, वो कोशिश के सुरंग से होकर जाता है। तो कोशिश के लिए हमेशा आप लोगों को लगा रहना है, और जो पीएससी करोगे तो पेशेंस को पूरे जिंदगी भर साथ लेके चलना है, चाहे पोस्ट पे रहो, चाहे ना रहो, चाहे घर पे रहो। और बाकी जो सर मोटिवेट करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, इतना तो मैं मानती हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आपके जो प्रश्न आए हैं अब मैं एक एक करके इनको देते जाऊंगा और आप में से जो भी जवाब देना चाहो। तैयारी के दौरान फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे योगा, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, क्या इसका समय निकाल पाते थे तुम? भाई मेरे से मत पूछो यार ये चीज। इंटरव्यू के लिए सौरभ सर ने लिया था, तो मेरे से पूछा था कि अपनी खूबियां तो हर कोई बता देता है, आप अपनी कुछ कमी बताओ। तो मैं बोला था कि जब पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को अपना हेल्थ वेल्थ का कोई परवाह नहीं रहता है ना। तो इस चीज में मैं खुद इतना कच्चा हूँ कि मेरा मत सुनो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी फालतू। आप में से कोई बताना चाहेगा? टाइम तो ऐसा है कि सब चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। मैं जब तैयारी करता था तो मैं बहुत मोटा हो गया था। पहले फर्स्ट ईयर में मैं फाइनल ईयर से पास आउट हुआ, बहुत पतला दुबला था, पर 6-8 महीने के लाइब्रेरी में बैठ के बहुत मोटा हो गया। तो मेरे को लगा कि ये ज़रूरी है। और तैयारी करते टाइम मैं रोज़ सुबह लगभग आधे घंटे के लिए मैं वॉकिंग या रनिंग, कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, और प्लस आपको मेरे हिसाब से आपको मेडिटेशन थोड़ा बहुत करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम मतलब सर मैं चालू किया था, एक ही मैंने चालू किया था पहले इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू के टाइम ऐसा होता है कि दिमाग में इतने सारे चीज़ चलेंगे, और मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मैं और इस चीज़ से एकदम गुजरा हूँ कि जब 14 तारीख को रिजल्ट आया मेंस का और पता चला कि 3 तारीख को इंटरव्यू है, तब ऐसा लगा कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन इतना परेशान था कि खाना नहीं खा पा रहा था, रात में सो नहीं पा रहा था। तो इस टाइम पे एक मतलब सीनियर थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता, लेकिन आप कम से कम 5 से 10 मिनट बैठ जाएंगे शांति से, तो दिन भर आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब आगे कुछ कर सकते हैं। और आपको अगर मेडिटेशन से भी शांति नहीं मिलती है तो आप चाहे तो कि नहीं, जो महापुरुष है जैसे कि विवेकानंद, में जनरली विवेकानंद जी की जो बायोग्राफी थी उसको सुनता था। उनको सुनने मतलब आप किसी भी आदमी से सुनेंगे और वो आपको बताएंगे कि ये क्या करते थे, इनको क्या लगता था, ये जब परेशान होते थे तो क्या करते थे, तब बहुत शांति मिलती है। आप एक बार सुन के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो एक्सरसाइज है और मेंटल हेल्थ है, ये एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए, ऐसा तो नहीं बोलता मैं कि आप जिम जाइए 1 घंटे पूरा एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी फिट रखिए, पर थोड़ा बहुत टाइम आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आधे घंटे 1 घंटे बहुत ईजिली निकल जाते हैं, लेकिन आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा साथ में। थैंक यू। हेलो, अगला प्रश्न है कि सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम पहली बार पढ़ते हैं, या कुछ सब्जेक्ट जो बोरिंग लगते हैं, उनमें इंटरेस्ट लाने के लिए? वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट बोरिंग लगते हैं पहले पहले। जैसे मेरा सर के साथ जो है पहला सब्जेक्ट था ना, वो था पेपर 6 पार्ट 2 समाजशास्त्र था। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा उस टाइम बोरिंग लगता था, क्योंकि फिर ना, लेकिन सर ऐसा पढ़ाते हैं ना, अपने आप इंटरेस्ट आता है। मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है जो बोरिंग लगे। मतलब
ऐसा लगता है कि आ जाओ जल्दी जल्दी में आ जाता ताकि मेरे को सामने मिले, पीछे बैठना ना पड़े, ताकि मेरे को सर को सुनने को मिले, उनका फेस देखने को मिले। फिर वहाँ पास में बैठता था क्योंकि सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये बोरियत वाला बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ इतना है कि आप सिलेबस वाइज पढ़िए, है ना। मतलब आपको अच्छा लग रहा है तो डूब मत जाइए। जैसे सर बोलते थे कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिलॉसफी कि आप उसमें डूब जाओगे, आपको लगा कि मैं फिलॉसफर हूँ, अपना एक और फिलॉसफी निकाल लेता हूँ टाइप का लगेगा। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मत डाल देना कि आप उसमें डूब जाओ। मतलब इतना कि आपका पेपर बन जाए, उतना ही मतलब इंटरेस्ट सब में आ जाएगा। सर जैसे पढ़ाएंगे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उस इंटरेस्ट को भी थोड़ा रोक लेना। हेलो, हाँ ये बात इन्होंने सही कही है कि बहुत महीन रेखा होती है स्टूडेंट और स्कॉलर के बीच। मेरी जिम्मेदारी आपको स्टूडेंट बनाकर रखने की है। स्कॉलर बन गए तो फिर उसमें रिसर्च करने लगते हैं हम, और आपके सब्जेक्ट इतने सारे हैं कि उसमें रिसर्च करेंगे यदि आप तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, मैं कई बार क्लास में कहता हूँ कि बोरिंग वो चीज़ लगती है जिसमें इंटरेस्ट ना हो, और इस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आना ही नहीं चाहिए। You have to be in love with studies to get selected। मैं मजाक में कहता हूँ ना कि जब उससे बात करते हो तो रात भर क्या कर रहे हो बोल के भी रात कट जाती है, और आधा घंटे पढ़ाई में कमर सीधी और ये करने लगते हो। कारण ये है कि उसमें आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि आप रात भर क्या कर रहे हो बोल के भी निकाल देते हो, और इसमें आपका इंटरेस्ट इतना कम है कि आप बार बार घड़ी देखते हो, अच्छा 1 घंटा पढ़ लिया क्या। तो जिस दिन आप घड़ी देखे बिना पढ़ने लगोगे उस दिन आप सही रास्ते पे हो। जिस दिन आपको समय का पता नहीं लगेगा पढ़ने में, जैसे प्यार में नहीं लगता है, उस दिन आप सही रास्ते पे हो। तो आपको प्यार करना पड़ेगा पढ़ाई से। कुछ दिनों के लिए अपने परिवार, दोस्त, मित्र, बाकी सब से प्यार करना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से प्यार करो। परिवार तो अपनी जगह है, वो तो प्यार करता ही है, लेकिन जिस दिन आप पढ़ाई से प्यार करके सिलेक्ट हो जाओगे, पूरी दुनिया प्यार करने आपके पीछे दौड़ेगी। और यदि उस प्यार के चक्कर में इससे प्यार नहीं कर पाए तो वो ना सिलेक्ट होने के बाद आपसे दूर भागेंगे। तो तय आपको करना है ना। अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न है सानिया ये कि मेंस में रिवीजन का तरीका क्या है? अगर मुझसे पूछे तो मेरा तो तरीका अलग तरह का था। मुझे लगता है ये आंसर मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स उनको करना चाहिए, क्योंकि मैं तो देख नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ सुन के पढ़ पाती थी। तो मैं पर मेथोडोलॉजी तो रही होगी ना एक रिवीजन। हाँ। मेरी ये थी कि जैसे कि मैंने अभी मेंस की तैयारी ऑनलाइन मतलब की थी, क्योंकि ऑफलाइन हमें मौका नहीं मिल पाया था। तो मैं सर के जो वीडियोस थे, मैं सच बता रही हूँ, उसको मैं स्पीड में भी नहीं करती थी, पूरा रिपीटेड, मतलब उसको 2-2 घंटे का भी हो तो भी मैं उसको रिपीट में सुनती थी कम से कम 5 से 6 बार, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। उसके अलावा अगर मैं अपने तरीके की बात करूँ तो मैं अपनी आवाज़ में जो भी चीज़ मुझे ऐसे लगती थी कि ये मुझे याद नहीं रहेगी, उसको मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती थी अपनी आवाज़ में। 5 से 6 मिनट में उसका रिवीजन हो जाए। और मैं आपको बता रही हूँ, मेंस के एक दिन पहले आपको रिवीजन का कुछ टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं अपने सिर्फ वो ऑडियो सुन के जाती थी और उसके तौर पे मैं आंसर लिख पाती थी। तो मेरे तरीका था कि मैं अपनी जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी आगे जाके, तो मैं उसको ऑडियो के फॉर्म में बोल के देख लेती थी। और वैसे ही, क्योंकि आंसर भी आपको लिखना होता है तो उतना ही छोटा प्रिसाइज वे में होना चाहिए। तो मेरा तो ये तरीका था। यही तरीका आप अपना सकते हैं कि आपको जो याद नहीं रहता है उसके शॉर्ट सिनॉप्सिस या नोट्स बनाइए, उसके ऑडियो आर्टिकल्स बनाइए, और ऑडियो आर्टिकल्स या रिटन आर्टिकल्स बनाकर एग्जाम के पहले उन एरियाज पर काम कीजिए जो कमजोर हैं, बजाय इसके कि जो आपको आता है। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। आप में से कोई और कुछ बताना चाहेगा इसमें मेंस रिवीजन के लिए? हाँ, मेरा एक ही तरीका रहता था, शॉर्ट नोट्स। मैं हर टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स रखती थी, हर टॉपिक के। इवन मेंस के एग्जाम में तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा सिलेबस का जिसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स ना हो। तो मेरे लिए, क्योंकि मेंस मतलब कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, 6 घंटे के रोज के एग्जाम, 3 घंटा मॉर्निंग, 3 घंटा सेकेंड, तो उसके लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं शॉर्ट नोट्स प्रॉपर हर टॉपिक्स के बना के रखती थी, क्योंकि मैं बहुत बोरिंग करती थी। इतना
दोबारा पढ़ने का मेरे में हिम्मत नहीं रहता था। एक बार इतने अच्छे से पढ़ती थी कि जब वो शॉर्ट नोट्स देखूं तो मेरे को वो सब चीज एक बार में याद आ जाए ताकि मैं उसको रिटर्न कर सकूं। तो रिवीजन का बेस्ट पार्ट है कि जो बुक्स में है उसको अपने शब्दों में इतने में लिख के रखो ताकि उसको आप समझ जाओ। मेथड वही है सिनॉप्सिस बनाने वाली, है ना। सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स नाम अलग अलग हैं, लेकिन तरीका वही है कि आप छोटे में लिख कर रखिए, वो पूरा पक्का कॉपी जैसा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेंस आंसर्स में तुमने ऐसा क्या अलग लिखा कि चेकर्स ने तुमको दूसरों से ज्यादा नंबर दिए होंगे? बाकी के जैसे अब आंसर्स है वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मतलब मेरा कोशिश ये रहता था कि जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न क्या बोल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, हर किसी को पता है कि वहाँ टाइम बहुत कम पड़ता है लिखने के लिए, आपको बहुत तेज लिखना पड़ता है। तो पहले ही आप क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़े, उसको समझे नहीं और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अब जनरली मैंने देखा है कि अक्सर प्रश्नों में ना 2-3 हिस्से की डिमांड करता है क्वेश्चन। आप उन 3 जैसे क्वेश्चन अगर मान के चलिए 10 नंबर का है, उसने 2 हिस्सों की डिमांड की है, आप दोनों हिस्सों को लिखोगे तभी आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आप एक ही हिस्सा लिख के आ गए और उसको आपने पूरा स्पेस भर दिया तो फिर वो यही मानेगा कि आपने 5 नंबर का ही अटेम्प्ट किया है और फिर वो आपको 3 नंबर ही देगा। आप उसमें मत एक्सपेक्ट करो कि आपको 5 या 6 नंबर मिलने वाला है। तो कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीटली समझिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। उसको दिखना चाहिए कि हाँ इसने पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद उसको सॉल्व किया। और यही बस मिस्टेक होता है, जनरली यही बस मिस्टेक होता है। आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हैं आप, यहाँ पर जब भी आपको टॉपिक पढ़ा जाता है तो सर बोलते हैं कि आप आंसर राइटिंग कीजिए करके, तो मुश्किल से बहुत कम लोग करते हैं। जब मैं 1-2 महीना किया था, जब मेरे में मतलब लगा कि आप आंसर राइटिंग करना चाहिए, उसके बाद मेरा खत्म हो चुका था, तो मैं आंसर राइटिंग करता था, सर के पास जमा करता था। इसके अलावा हम लोग ना 7 लोग का ग्रुप था, 4 हैं हम लोग और 7 ग्रुप था। वो लोग लॉकडाउन में हम लोग ना लिखते थे क्वेश्चन, रोज एक जन भेजता था और उसके बाद ना एक दूसरे का चेक करते थे। और फिर मतलब 5 जो महीना था ना, 5 महीने लॉकडाउन को, उसमें हम लोग वही कहते। तो हम लोग 7 लोग का ग्रुप में 6 का सेलेक्ट हो गया, सब सेलेक्ट हो गए। बस एक का जो इंटरव्यू में बहुत कम दे दिए, 40 से उनका नहीं हो पाया, बाकी सबका सिलेक्शन हो गया। इसलिए आप हो सके तो सर के थ्रू जो आंसर राइटिंग सर के पास से कराइए, अपना एक ग्रुप बनाइए, उसके प्रति लॉयल रहिए और एक दूसरे आपको जो पता है उनको बताइए, उनसे सीखिए और आंसर राइटिंग कीजिए। सर के पास से करा सकते हैं या आपस में ही ग्रुप बना के लिखिए, एक दूसरे के से कराइए। क्या होता है कि जैसे हम लोग एक आंसर राइटिंग करते हैं तो हम सबको लिखने का तरीका एक जैसा हो गया, क्योंकि जैसे खुशबू अच्छा लिखती है, उसका जो अच्छे से फ्लोर चार्ट बनाती है, तो उसका देख के हम लोग सीखे, मेरे से कुछ वो लोग सीखे, ऐसे एक दूसरे का सीखिए, आप बेहतर कर सकते हो। बस एक अच्छा ग्रुप बनाइए जो आपके और उसके प्रति आप लॉयल रहिए और आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि मेंस निकलने के लिए आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने मेंस की तैयारी बहुत कम टाइम पे की थी, तो मैं आंसर राइटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मतलब आंसर में क्या डाल सकते हैं कि थोड़ा आपका आंसर यूनिक लगे। पहला तो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके पास लाइन है और अगर जगह, जैसे 2020 के मेंस में सर बहुत ज़्यादा जगह था, मतलब हर क्वेश्चन में बहुत जगह था। 2020 वाले में, 19 का तो अभी था रिजल्ट, 20 वाले में बहुत ज़्यादा जगह दिया था, हर क्वेश्चन के लिए बहुत इतना जगह था कि आप हर चीज़ कर सकते हो उसमें। तो पहला मेरा सजेशन ये रहता है कि आप कोई भी टॉपिक अगर लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद उसका एनालाइज कीजिए। हर क्वेश्चन में आप करेंगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे दूसरों से। आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख दीजिए, नेगेटिव है नहीं है आपको सोचना पड़ेगा, और एक कंक्लूजन लिख दीजिए। एक ना फुलनेस का मतलब, मैं जैसे तो 2019 में लिख के आया था आंसर, तो मैं हर क्वेश्चन में ये करता था कि लास्ट में 1 से 2 लाइन का मैं कम से कम कंक्लूजन देता था कि ये अच्छा है या ये लॉन्ग टर्म पे या खराब है या कुछ भी जो मुझे लगता था, मैं उसका एक लाइन आपको मतलब उनको देता था। तो इससे क्या है ना, मुझे लगता है कि मेरे आंसर्स में यही थोड़ा डिफरेंस था। और एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे ऐसे लिखा था सर मैंने, तो ऐसे तो सारे लोग पॉइंट में लिखते हैं कि एक फ्रेम होता है, इंट्रोडक्शन, रीजन, ये सब के, तो सभी ने वैसा लिखा था। और मैं जब 2019 का मेंस देने गया था तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वहाँ पर 2 टॉपिक मेरे एकदम अच्छे थे और 2 ऐसे थे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ मेरा दिमाग ऐसा चला कि मैं मतलब जो आ रहा था वो लिख रहा था इंटेंशनली, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने पूरे ऐसे जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे लिख के आ गया, मतलब ये वाई दे ठप्पन, वाई ये
हर चीज़ में क्वेश्चन लगा के उसका आंसर लिख के आ गया था पैराग्राफ में। घर आके मैं सबसे बताया तो सब बोले ये क्या करके आ गए हो कचरा, ये सब तो बिल्कुल कुछ सही नहीं है, ये एक तरीका ही नहीं होता ऐसे लिखने का कि आप क्वेश्चन आंसर लिख फॉर्म में लिख के आएंगे। मैं भी उदास हो गया पहले ही दिन कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए कि आप कुछ भी अलग करके आएंगे एग्जाम में। मैंने इंटेंशनली नहीं किया था पर अनइंटेंशनली सही कि, लेकिन मेरे जो एसे का नोट मतलब एसे का जो पेपर था वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो मैं ये मानता हूँ कि आप कैसे भी करिए लेकिन थोड़ा अलग लिखने की कोशिश कीजिए। और उसी एसे में मुझे 123 124 जो एवरेज है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे मेरा कुछ नुकसान हुआ होगा। तो आपको भी ऐसा करना है कि कुछ भी अलग, थोड़ा अलग सोचने की क्षमता लाइए और कुछ भी अलग करके आइए, आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे सबसे। देखो इन सभी ने जो बात की है उनमें से ही कई प्रश्न थे। आंसर्स में अलग क्या हो सकता है, जैसा इन्होंने बताया कि यदि 100 वर्ड के ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन ये बताने के लिए कि मैं क्या कहने वाला हूँ, और कंक्लूजन ये बताने के लिए कि मेरी सोच क्या है इस पे। बीच में पॉइंट वाइज लिखिए। यदि बहुत सारे कारण, समाधान, ये सब चीज़ें हैं तो बीच में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं जैसे कहा गया है। एक आपने पूछा था कि ग्रुप डिस्कशन, बहुत अच्छा जवाब दिया। ये मैं क्लास की शुरुआत में कहता हूं कि आइसोलेशन में काम नहीं होता है। आप 4 या 5 का फ्रूटफुल ग्रुप बनाइए, मैक्सिमम 4 या 5, जो सिर्फ पढ़ाई की बात करे। उसमें एक भी रॉटेड एग नहीं होना चाहिए। रॉटेड एग समझ रहे, मतलब उसमें कोई भी एक बेकार व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पूरे ग्रुप को बर्बाद करे। 4 या 5 सेंसिबल लोग आपस में जुड़ें, पढ़ाई को बांटकर करें। बांटकर मतलब आज तुम ये पढ़ लो, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ लो, एक दूसरे को समझाएं। 1:many होता है। आंसर्स मैं चेक करूंगा, एक अप्रोच से करूंगा। आप लोग कम समझदार थोड़ी हो भाई, जो जांचने वाला यूनिवर्सिटी में है वो भी आपके जितना ही जानता है। जब 5 लोग एक दूसरे की अप्रोच से चेक करेंगे तो आपको 5 लोगों की क्वालिटीज मिलेंगी। जैसे उसने कहा कि इसका फ्लो चार्ट मैंने सीखा, इसका कंक्लूजन उसने सीखा। तो ये सबसे आइडियल तरीका है टॉपिक्स भी पढ़ने का बांटकर और आंसर राइटिंग करने का, यदि आप 4 से 5 का ग्रुप बनाते हैं। ये आज एग्जाम्पल है कि ये 7 में से 6 लोग सिलेक्ट हुए। मैंने यूपीएससी में 5 में से 4 को कलेक्टर बनते देखा था। तो ये प्रमाणित तरीका है पढ़ने का, बशर्ते ग्रुप स्टडी करने के लिए 4 लाइक माइंडेड लोग मिलें, अपने ईगो को किनारे रखें, ईमानदारी से मेहनत करें और ये सोचें कि दूसरे के फायदे में मेरा फायदा है। ऐसी सोच वाले लोग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए आगे नहीं हो पाती ग्रुप स्टडी। तो वो आपको करना है। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, किताब पढ़ने के बाद आप उसके 4 हिस्से में, 4 पैराग्राफ में क्या क्या था, उसको किताब के किनारे या नोट्स के किनारे ऐसे ही लिखते होंगे आप, उसको किनारे एरो बनाकर लिख लिया, वही शॉर्ट नोट या सिनॉप्सिस है। तो या तो किताब के किनारे के मार्जिन में लिख लिया, एक अलग पेज में लिख लिया। दैट इज व्हाट शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस इज ऑल अबाउट। प्री के लिए मैं आप सबको ये बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करना ही मुझे लगता है कि प्री क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करना। जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको मतलब वैरायटी मिलती है। जब आप प्री में पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ याद आ जाता है, अरे मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन तो किया था। तो ऑप्शन से कि आपको कई सारी चीज़ें बन जाती हैं, क्योंकि साल भर आप पढ़ाई तो करोगे ही, बट मेन यही है कि रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री के लिए, और क्वेश्चन सॉल्व करना। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये सब भी मतलब बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है पेपर में। तो ये सब आप लास्ट के कुछ 1-2 मंथ्स के लिए बिल्कुल रखिए कि इसको आप बहुत बार रिवाइज करिए, क्योंकि वो बहुत डेटा ओरिएंटेड होता है। तो जो डेटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखिए कि इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में रिवाइज करना है। और मेरा बस यही मानना है कि क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करिए, क्वेश्चन से बिल्कुल मत भागिए, क्वेश्चन बहुत सॉल्व करना ज़रूरी है। हेलो, ये आखिरी 2 प्रश्न हैं, बाकी सारी बात हो गई है। एक, लैंग्वेज के पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मुझे रिलेवेंट लगा, विशाल बताएंगे। और एक किसी ने पूछा है डीएसपी में, तुम डीएसपी ज्वाइन किए हो ना? यस। क्या डीएसपी के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी वो तो चाहिए ही है, चाहिए, और हाँ हाइट या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो बता दो।
वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। मिनिमम 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए डीएसपी के लिए, और जो आपका चेस्ट का साइज है वो 84 होना चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स का में कोई आदमी। और जो इनहेल करने के बाद चेस्ट में स्वेलिंग 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेरे को इतना ही नॉलेज है। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा फुट होगा शायद, फ्लैट फुट देखते हैं। फ्लैट फुट का सर मेरे को भी अभी उसका सटीक पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैंने भी डीसी डाला था, उसके बाद डीएसपी मेरे को मिला। बस ये था कि डीएसपी पुलिस पोस्ट का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो अगर मुझे मिलता है तो उसी में फंस गया। लैंग्वेज पेपर के लिए रणनीति जी, देखिए सेकेंड अटेम्प्ट था मेरे मेंस का। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस क्लियर ही नहीं कर पाया था। 10 नंबर से मेरा मेंस रुका था। तो मैं जब शुरू में जब नहीं हुआ क्लियर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अच्छा ही दिया था मैंने, फिर भी कैसे नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है पोस्ट मिले ना मिले, लेकिन शायद इंटरव्यू कॉल आना चाहिए करके, लेकिन नहीं हुआ। तो थोड़ा शॉक्ड हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया और मैंने देखा तो मोटिवेट भी हुआ कि 10 नंबर से ही शॉर्ट रहा था। 737 मार्क्स जनरल के लिए कट ऑफ गया था, जनरल कैटेगरी के लिए, तो मेरे 727 मार्क्स आए थे। तो मैंने जब देखा ना, उसमें जो पीडीएफ आयोग के द्वारा भेजा गया था, उसमें साफ साफ एक चीज़ दिख रहा था मेरे को कि लैंग्वेज में मैं डबल डिजिट ही स्कोर कर पाया था, 93 नंबर। और जो मेरे आसपास ऊपर नीचे थे उन लोग सब 120 प्लस या 110 प्लस। तो मैं समझ गया यही बस खेल खत्म हो गया था करके। और ये हकीकत बात है कि मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लैंग्वेज के पेपर को मैंने अंडर एस्टिमेट किया था। उसका कारण ये था कि DIA में मैंने एडमिशन गलत टाइम में लिया था। तो मैं जब मेंस दिया तो सिलेबस में पूरा ही नहीं हुआ था, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 3 महीना में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एटलीस्ट मैं सारा सिलेबस का एक जनरल आइडिया लेके जाऊँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो और लैंग्वेज एक ऐसा पेपर है ना, आप 1 महीने में नहीं कर सकते कुछ उसका, साल भर आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तभी होगा, वरना वही आपको ले डूबेगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं या उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो इसका खामियाजा आपको थोड़ा सा भुगतना पड़ सकता है। तो लैंग्वेज को बिल्कुल डेली पढ़िए। थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसमें जैसे हिंदी है, अब हिंदी जैसे 100 नंबर का है तो उसमें 55 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, है ना। वो आपका पूरा 100 नंबर में वो आपका पूरा ज्ञान चाहते हैं और वो पूरा परख भी लेते हैं कि भाई आपको आता है कि नहीं आता हिंदी करके। और लैंग्वेज में हर कोई पढ़ता है। कारण ये है कि अगर आपने मेहनत किया है ना तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे अच्छे खासे। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट हाँ मेहनत उसमें साल भर आपको करना है। डेली पढ़िए, 3-4 पेज पढ़िए, भले जितना भी हो सकता है। ये सोचेंगे कि मैं प्री क्वालिफाई करके लैंग्वेज में कुछ बेहतर कर लूँगी, अगर पहले आपने ध्यान नहीं दिया है तो वो बहुत टफ टास्क हो जाता है। अगर आप लैंग्वेज में ध्यान दोगे तो फिर बाकी सब अंडरस्टेमेंट हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। इसी के लिए साल भर पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। स्पेशली हिंदी को करिए क्योंकि 100 नंबर का उसका वेटेज है, वहाँ बस कहीं ना कहीं फिर पीछे होने का डर है। फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था तो मेरे को साफ साफ दिखा था कि यहाँ बस पीछे हुआ मैं करके। हेलो, हाँ, हम लोग पूरे ग्रुप में सबसे, इनफैक्ट मैं तो सर लोगों से भी छत्तीसगढ़ी में बात कर लेती हूँ और मेरे को छत्तीसगढ़ी बात करने में बहुत मजा आता है और उसको मैं इंजॉय करके अच्छे से अपना के बात करती हूँ, जिससे आपको छत्तीसगढ़ी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे वही चीज आएगा लिखते समय जो आपके डेली रूटीन और लाइफ में देखा है, सुना है, समझा है, तभी पेन चलेंगे, ऑप्शंस तो रहेंगे नहीं। तो छत्तीसगढ़ी में बात करना शुरू कर दो, छत्तीसगढ़ी बोलना शुरू कर दो, छत्तीसगढ़ी समझना शुरू कर दो। हम लोग ग्रुप में यही करते थे। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, जो सबसे बड़ा वेटेज है। हम लोग ग्रुप में वही करते थे, डेली 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स, चाहे पर्यायवाची को हो, चाहे समास के हो, चाहे संधि को हो, 20-20 वर्ड्स लिख के रखते थे। उसी 20 को सब पढ़ते थे और बनाते थे। मैं क्वेश्चन तैयार करती थी तो बाकी लिखते थे, एक दूसरा क्वेश्चन तैयार करता था फिर हम लोग लिख के रखते थे। और एक टाइम टेबल फिक्स था कि या तो रात या तो सुबह उठते साथ पहला चीज लैंग्वेज। अगर रात को सोने के टाइम एक पेज लैंग्वेज है तो उसको पढ़ लो, या तो उठते साथ पहले लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज को अगर अनदेखा करोगे तो नंबर में बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा है इंग्लिश, वो मेरा बहुत वीक था तो मैंने उसके लिए वीडियोस वगैरह, ग्रामर्स में बहुत ध्यान दी। ग्रामर इसीलिए मेरा थोड़ा सा इंग्लिश में इस बार लग रहा है कि वो मैं स्कोर की हूँ बहुत अच्छे से, और उसको ध्यान देना ही है। और हाँ, आपका जो प्लस पॉइंट है उसको लेके चलना है।
जैसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी में से दोनों आपका कोई प्लस है तो उसको और अच्छे से कीजिए, और थोड़ा अगर किसी चीज में वीक है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है कि कितने घंटे सोना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो ना एक बार ना सर बहुत सारे जो सम्मानित व्यक्ति उनको यहाँ बुलाए थे, और हम लोग को ना जिनमें अपोलो के सर थे और बहुत सारे सर थे, कैरियर पॉइंट के सर थे, और हम लोग को बहुत सारा लाइफ लेसन दिए थे। तो उनमें एक हम लोग को एक क्वेश्चन पूछे थे कि एक 3 व्यक्ति हैं, है ना, एक व्यक्ति को 7 दिन तक खाना नहीं दिया जाए, एक व्यक्ति को 7 दिन तक पानी नहीं दिया जाए, और एक व्यक्ति को 7 दिन तक सोने नहीं दिया जाए, तो कौन आदमी पहले मरेगा? जिसको सोने नहीं दिया जाए, है ना। तो सोना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 6 घंटे तो सोइए, और मैं 8 से ज्यादा मत सोइए, लेकिन 6 कम से कम 6 से कम नहीं होना चाहिए। और उतना भी ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता पीएचडी में कि आपको सोने में ना मिले, है ना। तो कम से कम सोई तो। जब सर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो सारे बातों क्या हमें लिखना चाहिए या शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं? वो तो सर खुद बोलते हैं जब पढ़ाते रहते हैं तो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको था, थी, थे सबको मत लिखते रहो करके, है ना। मतलब जो शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखते रहोगे तो बस लिखते रहोगे, उसमें फिर समझ ही नहीं आएगा, बस लिख रहे हो, है ना। तो वही आप, क्योंकि आपके पास सर इतना सारा पढ़ा देते हैं और उतना लिखने के लिए वहाँ जगह रहता नहीं है ना। तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए और वही चीज आपको याद रहेगा। तो सर जो पढ़ाते हैं उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखिए और वही हमेशा काम आएगा। और वही जो सुने रहोगे ना, शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम लिखे रहोगे, वो वहाँ पॉइंट वाइज निकलता है मेंस में। इस पे लिखा है कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर सफिशिएंट है या फिर विकास परक और कुछ मंथली मैगजीन्स भी ज़रूरी है। अब मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जिससे तैयारी की है उस हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अगर करंट अफेयर के नाम पे 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं सीजीपीएससी में, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि करंट अफेयर का उतना वेटेज नहीं होता है, और करंट अफेयर की तैयारी ऐसे हो सकती है कि आप डेली हल्का फुल्का न्यूज़पेपर देखते रहे, और आप तो सब मोबाइल चलाते ही होंगे, है ना। तो मोबाइल में भी सर सब इंस्टाग्राम में यही सोच के चलाते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर होता नहीं है पढ़ाई वो करंट अफेयर का। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का उतना नॉलेज नहीं चाहिए। आप लास्ट टाइम पे प्री के पहले 1.5 महीने पहले 1 महीने पहले कई कोचिंग्स मैगजीन्स निकालती है, करंट अफेयर की हर सर की मैगजीन आती है, आप उसको ले लीजिए। आप एक मैगजीन लीजिए, उसको 4 बार पढ़िए, इंस्टेड कि आप 4 मैगजीन लेके सब एक बार पढ़ रहे हैं। आपको ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको बार बार पढ़ें, और इसी से मेंस क्लियर होता है। क्योंकि मैं बहुत कम टाइम पे ये मेंस का तैयारी किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ता था। और लास्ट टाइम पे मैंने एक मैगजीन लिया दिल्ली आईएएस का, उसको 4 बार पढ़ा था। तो वो मैगजीन जो है वो एकदम काफ़ी होता है। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते रहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं, और बजट देख लीजिए। बाकी आपको किसी भी तरीके के करंट अफेयर्स की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पे अगर 1 घंटे 1.5 घंटे डेली दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। आप उसके जगह पे जीएस पढ़िए, अपना जो सब्जेक्ट है उसको मतलब स्ट्रॉन्ग कीजिए। हेलो, पूरी तरीके से सहमत हूँ। यूपीएससी और सीजीपीएससी में कुछ मेजर अंतर हैं, और उसमें सबसे मेजर अंतर है करंट की वैल्यू। यूपीएससी में 70% प्रश्न करंट रिलेटेड या करंट बेस्ड होते हैं। सीजीपीएससी में 10% भी नहीं मिलेंगे आपको। डायरेक्ट करंट तो कुछ आता ही नहीं है, सिवाय अभी पेपर 7 पार्ट 2 में कुछ आने लगा है आईआर से जुड़ा। उसके अलावा कोई जगह नहीं है जहां करंट है। नॉट इवन इन पॉलिटी, उसमें भी ट्रेडिशनल पूछते हैं। अपने आंसर के पीछे वाले हिस्से में सप्लीमेंट कर दीजिए, वो भी मौका मिले तो। जबरदस्ती करंट नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स को आंसर में जोड़ने का मतलब आइटम नंबर नहीं डालना है फिल्म में। फिल्म की कहानी के साथ जाए तो ठीक है, वरना वो आइटम नंबर जैसा ही लगेगा और वो बेफिजूल लगेगा, कहानी को रोकेगा। तो जहां जरूरी है वहां पर डालना है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, प्रश्न तो आपके आते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्टेड लोग भी अभी और आते रहेंगे, तो कुछ उनके लिए भी बचा लीजिए, है ना। बाकी पेपर 7 शुरू होगा तो मैं बताऊंगा ना आप कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, मेरे पेट पे लात क्यों मार रहे हो ऐसे? चलो, मजाक अपनी जगह। मैं ये कह रहा हूं कि मैं फिर से, और कुछ है बाप रे, हाउ टू डील विद पेपर 2 बताऊंगा।
ठीक, मतलब मैं ऐसे तो सबको अच्छे से बता दूंगा ना, आप लोगों को भरोसा है? हाँ ठीक है, चलो। हल्लोंग सौरभ सर के स्टूडेंट हैं, तो आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं वो नेशनल लेवल के टीचर है, और उनके पास जितना एक्सपीरियंस है हल्लोंग उनके सामने कुछ भी नहीं है, नखतुल्य भी नहीं है ना। तो मैं बस इतना आप लोगों को कहूँगा, देखिए जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें कोई भी कोचिंग ना ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लोगे और वो आपको कुछ करवा देंगे करके, एफर्ट तो आपको पुट करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो इससे बेहतर संस्थान आपको नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश में। इस चीज को मान के चलिए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए और कहीं पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ठीक है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेंस में मैं स्टेट में सेकंड टॉपर रहा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सौरभ सर के कारण, दीप सर के कारण और पूरी DIA टीम के कारण, जो उन्होंने सिखाया समझाया। तो इसका टेंशन मत लीजिए, बस अपना 100% दीजिए। थैंक यू। हेलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं मतलब इस चीज को मेंशन करना चाह रहा था कि ही इज हैविंग सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन रिटन। बाकी इंटरव्यू तो सब्जेक्टिव मामला हो जाता है, तो ही इज सेकंड स्टेट टॉपर इन रिटन। उसके मार्क्स मेंस में जितने आए हैं उतने मार्क्स सिर्फ एक व्यक्ति के ज्यादा थे, वो किसके हैं टॉपर? नीर निधि के हैं, रिटन में इससे ज्यादा नंबर। तो इसका मतलब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब स्कोर करते हैं नंबर, ये बात समझकर कि एक किताब 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है, 10 किताब एक बार पढ़ने से, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ने से फायदा होता है, ग्रुप डिस्कशन जरूरी होता है। जो ऐसा उन्होंने कहा, गैर जरूरी चीजों को पढ़ने से बचना भी लड़ाई का एक हिस्सा है, वरना हम बहुत सारा टाइम स्कॉलर बनने में वेस्ट कर देते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है। इनसे हमने सीख लिया कि भाई लगातार उन्होंने घर की ट्रेजेडी बताई कि घर की लगातार संघर्ष के बाद भी अपने मनोबल को बनाए रखना है। यू इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट, जिसने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सारी चीजें समराइज तरीके से इन लोगों की बातें हैं। मैंने जैसा कहा कि ये वो सारे लोग हैं जिनमें से कुछ लोग तैयारी करेंगे, और हम इन जनरल ये मानते हैं कि सिलेक्टेड लोग फिर से सिलेक्शन के लिए कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी जो लोग तैयारी करें, कोई भी जरूरत हो, कुछ भी हो, तो आई एम ऑलवेज देयर, पहले भी था अभी भी हूँ, ठीक है। तो जैसी जो जरूरत होगी आई एम देयर, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी हम लोग निकलेंगे, आप लोग भी जा सकते हैं।